नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी प्रतिभागियों, वक्तागण, समस्त पीएमएफएमई समन्वयकों, गणमान्य अतिथियों और विशेषकर आदरणीय डायरेक्टर सर निफ्टम कुंडली श्री हरिंदर सिंह ओबराय सर, पीएमएफएमई समन्वयक प्रोफेसर आशुतोष उपाध्याय सर एवं पीएमएफएमई टीम लीड डॉक्टर मुरलीधर मेघवाल और मेरी सहयोगी गरिमा कपूर द्वारा आयोजित इस वेबिनार श्रृंखला में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अरविंद सिंह, कंसल्टेंट ऑडियो वीडियो पीएमएफएमई निफ्टम द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सूत्रधार के रूप में उपस्थित हूं। जैसा कि आपको भली भांति ज्ञात है, आज के इस वेबिनार का विषय है बेकरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, अर्थात बेकरी प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन। यह वेबिनार श्रृंखला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत निफ्टम कुंडली द्वारा पीएमएफएमई निफ्टम पीएमयू द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस वेबिनार श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर मुरलीधर मेघवाल से अनुरोध करूंगा कि वो इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने से पहले अपने दो शब्द बोल कहें आप लोगों से। धन्यवाद सर। Thank you very much. Thank you very much, Arvind ji. I thank our PMFME team, particularly Garima, Arvind ji, and all the team members, Ashutosh sir, director sir, all our team members for putting all the efforts and organizing this webinar, which will be definitely very useful for all the learner. And thank you very much our today's resource person, Professor Anurag Singh sir. So, thank you very much, sir, for giving some time and so much time and sharing valuable information for all our learners. Thank you, sir. Over to you, Arvind ji. Continue. थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, यह वेबिनार श्रृंखला निफ्टम कुंडली द्वारा पीएमएफएमई पीएमयू द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके वेबिनार का प्रथम चरण पीएमएफएमई योजना के पीएमएफएमई संबंधित दिशा निर्देश विशेषताओं के विषय में मैं सिर्फ संक्षिप्त में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत यह वेबिनार श्रृंखला आयोजित की जा रही है। उसके बाद हमारे प्रथम वक्ता श्री डॉक्टर अनुराग सिंह को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करेंगे। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों को पूर्ति करता है। हमारे देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74% रोजगार का योगदान देती हैं। यह संगठित क्षेत्र लंबे समय से बड़ी संख्या में चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI के माध्यम से पीएमएफएमई योजना शुरू की। पीएमएफएमई का फुल फॉर्म, लाभ, पात्रता और इस योजना के बारे में जानने के लिए, अन्य विवरण जानने के लिए आप हमारे चैट बॉक्स में मेरी सहयोगी गरिमा कपूर द्वारा पोस्ट की जा रहे नंबर और मेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। पीएमएफएमई का पूरा नाम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना है। यह भारतीय खाद्य क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए वन स्टॉप समाधान है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वोकल फॉर लोकल अभियान का समर्थन करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करता है। पीएमएफएमई योजना को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत मौजूदा सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ाना और उन्हें औपचारिक बनाना है, जिसमें कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, उत्पादक सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह एसएचजी को समर्थन देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का परिव्यय है। व्यय को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 60 और 40 के अनुपात में साझा करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हिस्से का अनुपात 90 और 10 है। पीएमएफएमई योजना से इनपुट, सामान्य सेवाओं और विपणन उत्पादों की खरीद के पैमाने को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद अर्थात ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उद्देश्य सहायक बुनियादी ढांचे और मूल्य श्रृंखला विकास को संरेखित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करना है। ओडीओपी के तहत राज्य अपने जिले में खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे। चुना गया खाद्य उत्पाद एक खराब होने वाली कृषि फसल, अनाज आधारित जिले में बड़े पैमाने पर उत्पादित एक खाद्य उत्पाद हो सकता है। इस विषय पर अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैट बॉक्स में मेरी सहयोगी गरिमा कपूर द्वारा पोस्ट किए जा रहे नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं इस वेबिनार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनुराग से आग्रह करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। और अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं एक बार डॉक्टर अनुराग के विषय में आप सब लोगों को एक छोटा संक्षिप्त परिचय दे दूं। डॉक्टर साहब, मैं शुरू कर सकता हूं? जी प्लीज। हाँ, डॉक्टर अनुराग सिंह जी आज वैल्यू एडिशन इन बेकरी प्रोडक्ट विषय पर हम सबके साथ अपने विचार इस संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और तथ्यों के साथ साझा करेंगे। आइए इससे पहले एक संक्षिप्त सा परिचय डॉक्टर अनुराग सिंह का। डॉक्टर अनुराग सिंह वर्तमान में खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान निफ्टम कुंडली सोनीपत में भारत में खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया है। डॉक्टर सिंह के पास 16 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है और वे खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनके अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र नए उत्पाद विकास, बेकरी प्रौद्योगिकी और फल और सब्जी प्रसंस्करण हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं पुस्तकों में 50 से अधिक शोध पत्र और पुस्तक अध्याय प्रकाशित किए हैं। उनके नाम एक संपादित पुस्तक भी है। उन्होंने डीएसटी, MOFPI जैसी विभिन्न फंडिंग एजेंसियों, KVIC, EDMC जैसी भारतीय सरकारी एजेंसियों के साथ साथ जुबिलिएंट एग्री एंड कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं को भी संभाला है। डॉक्टर सिंह ने अपना BE पूरा किया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की संकाय RBS से खाद्य प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में कॉलेज आगरा से, भारत M.Tech खाद्य प्रौद्योगिकी हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर भारत से, और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना भारत से खाद्य प्रौद्योगिकी में PhD हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिंह द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के आजीवन सदस्य हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ISGBD-ID। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर अनुराग सर का इस वेबिनार में। धन्यवाद अरविंद जी। क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? जी सर, प्लीज कैरी ऑन सर। So good morning everyone, and first of all thanks PMFME Cell for having me here for this webinar. I can see in the chat box that there are many people, those are English speaking only, so I'll be dealing in English and Hindi both because I have been asked to deliver in a mixed language because we are having the audience of Hindi and English both. Right, so कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी किसी को तो you can stop me and I can discuss in the suitable language whatever you are comfortable with. The topic that I have been given is the value addition in bakery products. तो पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि देयर कुड बी सम पीपल जो कि बेकरी के लिए थोड़ा सा नए होंगे, बेकरी के बारे में जानकारी शायद नहीं है, पहली बार इसमें जुड़ रहे हों, या PMFME स्कीम से कुछ सुविधा लेकर के अपना बेकरी में काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो बेकरी का थोड़ा बेसिक समझते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द innovative ideas, those are there, or the current market trends, those are there in the bakery sector for the value addition purpose, right? So क्या है बेकरी प्रोडक्ट्स? व्हाट बेकरी प्रोडक्ट्स आर? तो हम जानते हैं कि बेसिकली व्हाट वी लुक फॉर द प्रोडक्ट्स, दोज आर बेक्ड, राइट? डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर हीटिंग। तो उसमें जो बेकिंग टेक्निक्स हैं जिसमें कि हम लोग ओवन का प्रयोग करते हैं या वी यूज द फर्नेस, भट्ठी, जो आपका ट्रेडिशनल वे में बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, या कई क्षेत्रों में आप देखेंगे तो छोटी सी अंगीठी लेकर के लोग रोड साइड जो नान खटाई है वो बना करके बेचते हैं। So what we use basically the flour obtained from different grains, mainly the wheat flour, that is being used for baking, giving the structure, and this flour is added with different other additives, other ingredients that include the sugar, fat, dairy products, eggs, leavening agents, and all. So in a different proportion, these products are being mixed, these ingredients are being mixed, and the product is baked at a certain temperature and time combination, right? So that gives a desirable texture. Like in case of bread, we talk about, we get a spongy texture. In case of cookies, we have a crispy texture. We have the spongy texture, but a fragile texture in case of cakes,
that is not as elastic as compared to the bread. So different kind of textures are being obtained using these methods of baking when we utilize all these ingredients in a different proportion. So these all are coming under the bakery products. Broadly, when we say the classifications or the categories of the baked products, so we have certain categories like breads, that also includes your different kind of breads available: white bread, wholemeal bread, multigrain bread, sourdough. Flat breads are also there, naan and all, pita. Internationally, if we talk about, there are different other varieties of breads. So baguettes, your buns, rolls, these all come under the category of the breads. Those are having that spongy texture obtained because of the fermentation, leavening by the yeast, and then baking it. Similarly, we have a category that is cakes and pastries, where we are having the sponge being made, but leavening is generally not being done with the yeast. हम लोग इसमें chemical leaveners का use करते हैं या eggs का use करते हैं, right? So that is one category. Cookies and biscuits are there, जो comparatively आपके crispy हैं, low moisture content products हैं. Cookies और biscuits में अगर differentiate करते हैं तो cookies could be like जो कि उसका shape कोई definite नहीं होगा, softer हो सकते हैं. Biscuits में हम लोग जब बात करते हैं तो we mainly talk about the crackers, जहाँ पर कि वो crispy texture वाले हैं, बहुत कम moisture content वाले हैं. Different other products could be seen in the market, like the pies and the tarts, donuts, muffins, some savory products, pizza based sausage rolls. और एक हम लोग बेकरी की बात करते हैं, बेकरी के साथ में एक टर्मिनोलॉजी और चलती है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, राइट? So these two terms are going simultaneously. When we say confectionery, mainly we talk about the products those are sweeter, right? So bread is not sweet, cake is a little bit sweet, बट उसमें और आगे हम लोग जाएं तो ब्राउनीज की हम लोग बात करते हैं, सिनेमन रोल्स की बात करते हैं, कपकेक्स की बात करते हैं. So these are coming under the category of the confectionery products. So in this way we can have that there are the variety of the bakery products available in the market. बनते कैसे हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स में जाएं कि how these baked products are being prepared. So in general we have common ingredients as listed on the screen. We require a flour. हमें आटा चाहिए. अब आटा, as I said, it is generally a wheat flour. हम लोग गेहूं का आटा ही यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग मैदा की बात करते हैं, तो refined wheat flour की बात करते हैं. Because one typical thing that we require from the flour is the gluten. It's a kind of protein that is available, and that protein is available in that wheat flour mainly, right? So that gives us that elastic nature. जो bread में हमारा जो volume rise हो रहा है because of the fermentation, because of the gas release by the yeast, so that gluten is very important, and that is why in most of the cases we look for the wheat flour being used for the bakery products. Though there are different other flours nowadays being used. Rye flour is there, even multigrain when we talk about. So different other flours are being used. Millets are in now very much practice for the last 2023. Because being the millet year, so many work has been done. Earlier also, the millet has been widely used, right? So flour is there. That is one ingredient. Similarly, we have the sweeteners. Sweetener for sweetening purpose, sugar, honey, or natural sweeteners. Leavening agents to increase the volume. So yeast is there, baking powder is there, baking soda is there. Fat, generally we have the especially designed shortenings for the bakery products. Otherwise, the butter, margarine, sometimes the oil, as per the requirement, these could be there. Eggs are there. If it is eggless product, then we have to substitute the functionality of the eggs with the other ingredients. Otherwise, eggs are having their own importance in the bakery products. Eggs are having different functions. I will just elaborate on all these ingredients in the subsequent slides. Similarly, the dairy products, milk, cream, or sometimes the buttermilk or the yogurt, these are also being added in different bakery products for different purposes.
So I will just take one by one these ingredients and a bit more elaborated information on these ingredients. तो व्हाट फ्लावर इज डूइंग, क्या कर रहा है हमारा जो मैदा है मेनली, वो क्या कर रहा है कि इट इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर, द टेक्सचर टू द बेस प्रोडक्ट। जो बेकरी प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसके लिए मेन स्ट्रक्चर यही है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं जो कि फ्लावर्स में मिलती हैं। वन इज द स्टार्च, स्टार्च में चाहिए जिलेटिनाइजेशन होता है स्टार्च का, एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन जिसे जिलेटिनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें स्टार्च पानी को एब्जॉर्ब करता है और गर्म करने पर सेट होता है। जैसे बहुत सारे हम लोगों में से होंगे जिन्होंने बचपन में फॉर द बुक क्राफ्ट वी माइट हैव प्रिपेयर्ड द ग्लू मेड ऑफ द व्हीट फ्लावर। आटे में पानी मिलाकर उसको गर्म किया होगा, लेई बनाई होगी, जो हम लोग यूपी साइड में उसको लेई बोलते हैं। So that kind of gum we might have prepared. So that process, that reaction is the gelatinization, right? And second thing that we get is the protein. Protein also get denatured, get set, right? So these two reactions, gelatinization of starch and denaturation of protein, because basically these two reactions are there, providing the texture to the baked product. Secondly, as I said, that gluten content. Gluten content is important, particular specific protein that is having uh, elastic nature that can enlarge, stretch like elastic, right? So that gives the volume to the baked product, particularly the bread kind of products. The high gluten content is very much required in the wheat flour. So the same functions are mentioned here, that is structure, volume, texture, the crumb formation, moisture absorption and browning reaction. The browning, जो color हमारा develop हो रहा है, that is not only always because of the sugar, because there are different reactions involved in the browning of the product. Maillard reaction is there. That Maillard reaction requires the sugar component and the protein component. So we get all these from the flour, and that Maillard reaction that helps to get the desirable brown color on the product. Right. So in this way we can see that flour that we are using as a base material, that is very important, and particularly if we talk about the wheat flour, that is having the added benefits because of the gluten content that we have. But other than the wheat, nowadays being trendy, the gluten-free flours or multigrain flours, so we can have other flours being used replacing the wheat, partly or fully. डेफिनेटली देयर आर द प्रॉब्लम्स। आपने अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स देखे हो जो मल्टीग्रेन के हैं या होल व्हीट फ्लावर के हैं या डिफरेंट अदर फ्लावर्स दोस आर बीइंग यूज्ड, तो उनका जो वॉल्यूम आता है, उनका टेक्सचर आता है, इट इज नॉट दैट सॉफ्टर, दैट इलास्टिक as we have in case of the white bread, right? Because there is a difference in the composition, particularly with respect to that gluten content, and gluten is very important for the bread-like products. Similarly, sugar, हम sweeteners की हम लोगों ने बात की, sweeteners definitely it is important for the sweet taste, but it is not only the taste that is required, but there are variety of various other functions also. Those are being contributed by the sweeteners, like flavor enhancement, sweetness, one thing. Other than that, we know that sugars are hygroscopic. Sugars can absorb the moisture. आपके घर में अगर चीनी का डब्बा है और बरसात के टाइम पे वो खुला रह जाता है anyhow, so we can see that sugar get absorbed, right? So that moistening or water retention, moisture absorption, that is there associated with the sugar. So if we are adding the higher amount of sugar in any of the product, so that is also giving a somewhat moisture retention. तो हमारा जो product stale हो जाता है, बासी हो जाता है, जहाँ पर की moisture निकल जाता है, right? So that can be improved if we are having higher amount of the sugar in the recipe, in the formulation. Structure and texture, the softness of the gluten or the enhancement of the crumb texture, that is also associated with the sugar. उसके पीछे chemistry है, like sugar is also competing with the water, and gluten formation के लिए भी water चाहिए. I will not go in that deep, but आप इतना समझ सकते हैं कि yes, sugar is competing with the gluten for water absorption, and that basically gives the softness of the gluten, because gluten formation requires a water, a thorough water absorption by the protein content. Browning is also being contributed, Maillard browning as well as the caramelization, right? Depending on the temperature at which you are working for different baked product. So these reactions are being contributed by the sugar that is being used, and the characteristic golden brown color of the crust, the surface का
डार्क ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आता है बेक प्रोडक्ट में, दैट इज बीइंग बिकॉज ऑफ दिस शुगर दैट वी आर एडिंग. नाउ स्वीटनर के तौर पे व्हाट वी ऐड, सो वन थिंग इज द सुक्रोज, जो टेबल शुगर की हम लोग बात करते हैं, घर में खाने वाली चीनी की बात करते हैं, दैट इज वन थिंग. बट अदर देन दैट ऑल्सो हनी इज देयर, मैपल सिरप इज देयर, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार सॉफ्टनेस के लिए हम उसमें ग्लूकोज सिरप भी ऐड करते हैं. तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर there, those are being added along with the sucrose, the table sugar that we generally use. Considering the requirement of the diabetic people or the person, those are looking for the low calorie options, जहाँ पर की calorie content कम हो. Some artificial sweeteners are also being used in different formulation, but that is definitely a challenging one, depending on the requirement. राइट, इफ इट इज ब्रेड, इट हार्डली मैटर, हालांकि ब्रेड वैसे भी मीठी नहीं होती है, बट जहां पर हम शुगर को यूज कर रहे हैं फॉर द टेक्सचर, फॉर द स्ट्रक्चर, वहां पर रिप्लेसमेंट देना विद आर्टिफिशियल स्वीटनर, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. सो यू हैव टू जस्ट ऑप्टिमाइज द फॉर्मुलेशन एज पर द नीड. बट यस, देयर आर द ऑप्शंस फॉर द नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स और द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बीइंग यूज्ड. फर्मेंटेशन में भी शुगर हेल्प करेगी, जहां पर कि हमें ईस्ट फर्मेंटेशन कराना है, लाइक इन केस ऑफ ब्रेड, व्हेन वी ऐड द शुगर इन द फॉर्मुलेशन, दैट वर्क्स एज अ फूड फॉर द ईस्ट. ईस्ट उसको ही खा करके फर्मेंटेशन करता है, गैस रिलीज करता है, एंड वी गेट द इनलार्ज इनहांस्ड वॉल्यूम ऑफ द ब्रेड, राइट. सो दैट फर्मेंटेशन इज ऑल्सो बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द शुगर एडिशन. शुगर हमारे पास जो है वो ग्रेनुलेटेड फॉर्म में है, व्हाइट शुगर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ब्राउन शुगर इज देयर, पाउडर शुगर इज देयर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, हनी, मैपल सिरप, एज आई सेड, दीज ऑल कुड बी देयर एज द ऑप्शन. नाउ third important ingredient that we have is the leavening agents. Leavening means volume rise. हमें किसी का वॉल्यूम बढ़ाना है बेक प्रोडक्ट का, उसको साइज को बढ़ाना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? तो डेफिनेटली देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कि भाई कैसे भी उसमें एयर जो है या गैस जो है वो इवॉल्व हो या इंट्रैप हो, दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द बेकिंग, because leavening happens at different stages. Like one thing is when you whip the batter. दो तरीके से चीज होती है, एक होता है डो होता है, एक बैटर होता है. If we are going for the bread making, we prepare a dough that is a semi-solid viscoelastic kind of consistency, and there is a batter जो कि flowable consistency, जिसको हम pour करते हैं, केक के लिए बैटर बनाते हैं, कुकीज के लिए, ब्रेड के लिए जनरली we have the dough being prepared. डो में भी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है. कुछ केस में, कुकीज के केस में हम लोग बैटर भी बनाते हैं, जो डिपॉजिटेड कुकीज हैं हमारी, राइट. तो ये वॉल्यूम राइज कैसे होगा? तो ड्यूरिंग द whipping, ड्यूरिंग द kneading, देयर इज सम एयर गेट entrapped, बट वो अकेला सफिशिएंट नहीं होता. केक के केस में वी हैव द एग इन द फॉर्मुलेशन. और एग की हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि इफ वी whip द एग में एयर इंट्रैपमेंट हो जाता है. लाइक हम लोग घर में ऑमलेट बनाते हैं, अगर तो ऑमलेट बनाने के लिए अंडे को फेंटते हैं, वी whip द एग and air gets entrapped, so foam like consistency उसमें develop हो जाती है, and that's why we get a spongy texture of the omelette being prepared, right. So air entrapment while whipping in the natural composition or in the egg that we are using, that could be one thing. If it is fulfilling the requirement, that is fine. Otherwise we have the options of adding something that can release the additional quantity of the gases. So like in case of bread, we require a larger amount of gas to get the proper leavened texture and a typical flavor of the bread. So for that it's a yeast, जो एक माइक्रोब है, एक एडिबल फंगाई है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसको हम लोग ऐड करते हैं. इसको खमीर बोलते हैं, और दो तरीके से खमीर मार्केट में अवेलेबल है. दैट इज अ कंप्रेस्ड ईस्ट, जैसे कि साबुन की बट्टी जैसा सोडा वाला साबुन जो आता था पहले, उस टाइप का कुछ है. और दूसरा आता है पाउडर्ड ईस्ट या एक्टिव ड्राई ईस्ट हम लोग बोलते हैं, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, एनी ऑफ दीज टू कैन बी सेलेक्टेड, एंड आफ्टर क्या करना चाहिए, रीएक्टिवेटिंग द ईस्ट, पर्टिकुलरली फॉर द ड्राइड वन, और विदाउट रीएक्टिवेशन इन केस ऑफ द कंप्रेस्ड ईस्ट, आप उसको ऐड कर सकते हैं. मिक्स करेंगे तो दे विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के लिए हमने पीछे से बात की कि शुगर व्हाट वी आर एडिंग इन द रेसिपी दैट वर्क्स.
नहीं भी है तो स्टिल देर आर द नेचुरल एंजाइम्स अवेलेबल, जो कि हमारे मैदा में स्टार्च है उसको तोड़ करके हम उसमें सिंपल शुगर्स ले सकते हैं, और सिंपल शुगर्स कैन बी फर्दर गेट फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ द ईस्ट, राइट। तो ईस्ट इज वन थिंग दैट वी एड. Secondly, we have the chemical leavening agents like the baking soda. Baking soda is जो हम लोग खाने वाला सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं जिसे कॉमन भाषा में, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट है. इसको ऐड करेंगे दैट विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. समटाइम्स अमोनियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि हलवाई कॉमन भाषा में बोल देते हैं कि अमोनिया डाला हुआ है, right? What is that ammonia? Ammonia is the ammonium bicarbonate that is being added, that also releases the carbon dioxide gas. So sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate, these could be there. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ थोड़ा एक इश्यू आता है कि सारी की सारी गैस जो है, CO2 जो है, वो आसानी से रिलीज नहीं हो पाती है. इट फॉर्म्स द सोडियम कार्बोनेट. फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट वी गेट द सोडियम कार्बोनेट, और बाकी बची हुई गैस जो कभी लेटर ऑन रिलीज होगी. तो कई बार ऐसा होता है ना, आपने अगर जैसे घर में कुछ आइटम बनते हैं ऐसे कि जिनको खाने में गैस बनती है पेट में, राइट? ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं, सोडा वाले आइटम को खासतौर पे उसमें इश्यू है. रीजन बीइंग कि हमारा स्टमक एसिड जो है दैट रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग सोडा, रिमेनिंग सोडियम कार्बोनेट, एंड दैट रिलीजेस द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो प्रॉपर रिलीज के लिए कि सारी गैस रिलीज हो जाए, वी रिक्वायर द एसिड कंपोनेंट एज वेल इन द फॉर्मुलेशन. दैट इज व्हाई वी हैव इन द मार्केट द बेकिंग पाउडर rather than the baking soda. Baking powder is being preferred. Baking powder is a combination where we have the soda component as well as the acid component. तो एग हो गया, हम लोग के पास बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट हो गया, ईस्ट हो गया. These all are the options that we get as the leavening agent, right? And what leavening agent is doing, definitely we understood by now कि हम लोग को जो वॉल्यूम मिल रहा है, टेक्सचर मिल रहा है, फ्लेवर डेवलपमेंट भी हो रहा है. फ्लेवर पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें जैसे कि ब्रेड का एक टिपिकल फ्लेवर है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन. इट इज नॉट दैट हाई कि ब्रेड खाकर नशा हो जाए किसी को, ऐसा नहीं होता है. बट यस, दैट टिपिकल फ्लेवर गेट्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दैट फर्मेंटेशन, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी निकल के आई. क्रस्ट फॉर्मेशन के लिए में भी हेल्प करता है, जो आपका क्रस्ट ब्रेड के ऊपर का बन रहा है. These all are being contributed by the proper fermentation, proper leavening. Then we have the ingredient जिसे हम लोग fat कहते हैं, या बेकरी की टर्मिनोलॉजी में जनरली the term is being used as a shortening. Why it is shortening? Because shortening का मतलब यह है कि किसी चीज को शॉर्टन करना. और हम लोग बेकरी में क्या चीज शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर हम लोग देसी भाषा में समझें और देसी एग्जाम्पल के साथ समझें, तो हम लोग जब रोटी के लिए आटा मारते हैं, आटा गूंथते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर द डो फॉर द चपाती मेकिंग, वी डू नॉट ऐड एनीथिंग. इट्स ओनली द फ्लावर एडेड विद द वाटर प्रॉपरली नीडेड. एक विस्कोइलास्टिक कंसिस्टेंसी हम लोग की चपाती के लिए बन करके आती है. बट व्हेन वी प्रिपेयर द डो फॉर द पूड़ी और द कचौड़ी, खस्ता काइंड ऑफ, राइट, व्हाट वी ऐड जनरली, सम फैट इज बीइंग एडेड इन द फ्लावर. जैसे मोइन बोलते हैं कई जगह, या कुछ और टर्मिनोलॉजी होगी, तो दैट इज बीइंग एडेड. एंड द पर्पस इज कि जो ग्लूटेन फॉर्मेशन हमारा हो रहा था, जिसमें कि मैंने कहा कि दो प्रोटीन्स हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, जिसमें कि दोनों को इंटरेक्ट करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इंटरेक्ट करेंगे और विस्कोइलास्टिक नेचर देते हैं. आप जैसे आपने नान खाते होंगे आप लोग रेस्टोरेंट में, तो नान है या रूमाली रोटी है या मैदे से बना कुछ भी आइटम होता है, वो खिंचता है थोड़ा सा, देन इट गोज बैक. इलास्टिक नेचर है उसका. दैट इलास्टिसिटी इज बिकॉज ऑफ दैट ग्लूटेन फॉर्मेशन, राइट? और पूड़ी के केस में हमें ऐसा नहीं चाहिए. पूड़ी ऐसी नहीं चाहिए खिंचने वाली पूड़ी हो, दैट इज नॉट प्रिफर्ड, राइट? पूड़ी और कचौड़ी दे हैव अ वेरी सॉफ्टर टेक्सचर, वेरी शॉर्टर टेक्सचर, कि वो एकदम हाथ से आप दबाइए तो भुरभुरी एकदम वो टूट जाए, राइट? सो हाउ इट इज बीइंग हैपनिंग, वी आर एडिंग सम फैट, and that fat is basically covering the flour particles and providing that preventing the water absorption by the flour particles, and that is giving a texture that is a shorter texture. टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि शॉर्ट डो है या शॉर्टर टेक्सचर है. इट इज नॉट दैट इलास्टिक इन नेचर एज वी ऑब्टेन इन केस ऑफ द ब्रेड, राइट? तो इसीलिए वो शॉर्टनिंग की जहां बात आती है, इट मींस इट इज शॉर्टनिंग द ग्लूटेन फॉर्मेशन. So this is one thing that it shorten the gluten network. Other than that, also in different other products, से आप केक बना रहे हैं, तो केक में अगर एगलेस केक है, या आप केक के ऊपर की टॉपिंग देखते हैं, जो फ्रॉस्टिंग है, जो आइसिंग होती है, उसके ऊपर क्रीम लगी होती है,
या क्रीम रोल के अंदर क्रीम भरी हुई होती है, राइट? व्हाट इज ऑल दैट? उसमें क्या है कि फैट और चीनी को मिलाकर के फेंटा गया, whipping की गई है, राइट? तो वो फैट वहां पर भी उसका रोल है, वहां पर भी शॉर्टनिंग का रोल है कि भाई आप एयर इंट्रैपमेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम राइज करा रहे हैं, फोम फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो। या कई जगह जब कुकीज बनाते हैं तो वी स्टार्ट विद द क्रीमिंग प्रोसेस, राइट, वेयर वी हैव द शुगर एंड द फैट बीइंग whipped टुगेदर, so that also helps in the that enlarged volume, the cream like texture। क्या एक और एग्जांपल दूं आपको? जैसे घर में पराठा बनाया जाता है, राइट? चपाती बनती है तो चपाती को सीधे सीधे आपने बेल लिया, शीटिंग करी है, देन यू बेक इट ऑन द तवा, hot pan। But in case of paratha, what do? We sheet it, we put the fat layer, we fold it, then we again sheet it। तो मल्टीपल लेयर्स के बीच में हम फैट लगाते हैं, and at the end of the baking, what we have? A flaky texture of the paratha, right? So that layering is also the function that is being obtained by the fat being used। इसका एग्जांपल मार्केट में आप देखते हो, पैटीज खाते हैं हम लोग, आलू पैटीज खाते हैं, हाँ, पफ जिससे बोलते हैं हम लोग। So puff patties, they are also being prepared by the help of the application of the fat between the layers, right? So fat is having different function. It is giving the texture, it is giving you the flavor, it is giving you the flakiness, it is giving you the foamy texture, the whipping properties. All these things are being there, contributed by the fat that is being used in the bakery industry। What we use? Butter is there, oil is there, shortening, as I said, it is स्पेशली डिजाइंड फॉर द बेकरी। आप मार्केट में अगर जिनका बेकरी का काम है या कभी लैब में काम किया है, आपने देखोगे तो मार्केट में जो शॉर्टनिंग आती है, जैसे उसमें लिखा होता है कि फॉर द खारी, फॉर द कुकीज। Why it is so? Because they have been designed in a way that is suiting the requirement. Either they are suiting the requirement for the whipping or the layering, right? So that is being formulated, that is being fabricated as per the requirement of the industry। Similarly, the margarines are also there. Those could be the option for the fat in the bakery industry। So tenderization, moisture retention तो नहीं ज्यादा कहेंगे, but making the softer one, flavor, leavening, browning, these all could be the contribution by the fat। Moving further with the next ingredient, we have the eggs। Eggs are playing a very important role in the bakery। But yes, because इंडिया में कॉन्सेप्ट है वेज नॉन वेज का, वी हैव द ग्रीन डॉट, वी हैव द रेड डॉट। बाहर आप चले जाइए तो ये सारे डॉट्स का कोई चक्कर रहता नहीं है, राइट? इट इज ओनली अ फूड दैट मे इंक्लूड द एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स। बट इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट है तो इंडिया में हमें प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो कि एगलेस भी हैं, हमें एग को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो एग्स का क्या है, आप अगर रोल देखें तो दे हैव द रोल फॉर द स्ट्रक्चर एंड द स्टेबिलिटी। व्हाई स्ट्रक्चर? बिकॉज एग्स आर नोन फॉर द प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स के कुछ बेसिक नेचर है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, सम फंक्शनल प्रॉपर्टीज आर देयर एसोसिएटेड। लाइक इफ यू हीट द प्रोटीन, इट विल गेट कोगुलेटेड, हीट कोगुलेटेड, it will get denatured, it will get set, right? So that structure providing to the product, leavening, अंडे को फेंटते हैं हम लोग, उसमें एयर इंट्रैप हो जाती है, that leavening could be there। Moisture retention, because egg में moisture content भी sufficient है, तो moisture is there, softness being contributed। And one special thing that we have is the emulsifier in the eggs। Lecithin is the component जो कि by nature emulsifier है। emulsifier क्या होता है? तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए उनके लिए बता दूं कि जब हम दो इमिक्सिबल चीजों को, जो अमिश्रणीय चीज है जिनको मिक्स नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी और फैट अगर है, तेल है और पानी, उसको मिक्स करना है, तो हम नॉर्मली ऐसे मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी रिक्वायर समथिंग जो कि दोनों से इंटरेक्ट कर सके, पानी से भी और ऑयल से भी। तो दैट वर्क्स एज एमल्सिफायर, दैट गिव्स एन एमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में, बेकरी प्रोडक्ट्स में हमने देखा कि इंग्रेडिएंट वाइज फैट भी है, उसमें पानी भी है, और हम सब चीजों को मिक्स कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हम या तो डो बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, या we are making a batter। So we require the emulsification properties, and naturally that lecithin that is available in the eggs, that works as the emulsifier। So that also improves the stability। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आपने अंडे जो बैटर बनाया केक का, जिसमें केक में बैटर बनाने के दौरान उसमें फैट भी है, पानी भी है, सब ऐड किया, एंड
आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपने जैसे ही छोड़ा तो पानी अलग होने लगा, तेल अलग होने लगा. That will happen if there is no proper emulsification being done, right? So being lecithin available, if you are adding the egg, आपके formulation में अंडा है, तो that will give you a proper stable foam, that the proper stable emulsion. आपका जो बैटर बनेगा वो स्टेबल होगा, वो सेपरेट नहीं होगा अलग अलग, राइट? सो इसके अलावा और क्या है? कलर, प्रोटीन कंटेंट. पहले भी अभी जैसे बात हुई मेलार्ड रिएक्शन की, एक मैंने बात की, एक नाम लिया मैंने. The Maillard reaction is requiring the sugar and the protein. They interact to each other and they give the dark color, the brown color that is desirable one, right? तो प्रोटीन की कंटेंट हमें यहाँ से मिल जाती है जो एग में है, शुगर हमारे फॉर्मुलेशन में है या हमारे फ्लावर में मिल जाएगी, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ प्रॉपर कलर. तो हमारा कलर भी मिल जाता है, एक एग का अपना टिपिकल फ्लेवर भी है, तो फ्लेवर भी मिल जाता है. इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि खारी बनाते हैं, पफ बिस्किट्स की जिसे बात करते हैं, तो व्हाट वी डू, वी जनरली पुट अ कोटिंग ऑफ द एग और द मिल्क. समटाइम एग वॉश बोल देते हैं उसको या मिल्क वॉश बोलते हैं. वी पुट अ कोटिंग, ब्रश से लेकर के हमने मिक्स किया, अंडे को मिक्स किया या वाटर को लिया, उसको मिल्क को लिया और ब्रश से सरफेस पे कोटिंग कर दी. अपॉन बेकिंग वी गेट अ brown color on the surface, a typical brown color on the surface, or a shiny surface, a glossiness, right? So that glaziness, that binding property, color, flavor, whatever we discussed, so many properties are there, so many benefits are there being contributed by the egg. इसीलिए egg जो है, that is inevitable ingredient in bakery. But again, as per the need of the vegetarian segment of the industry, we have to go for some non-egg products. तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अब देखना पड़ेगा, जैसे इमल्सिफिकेशन है, व्हाट वी रिक्वायर, हमें इमल्सिफायर ऐड करना पड़ेगा बाहर से. हमें अगर कलर के लिए चाहिए तो हमें प्रोटीन चाहिए, शुगर चाहिए, तो हमें अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे. जैसे इंडस्ट्री में या जब मैं निफ्टम में था तो हम लोग जब बनाया करते थे या और लोग बनाते हैं, तो व्हाट वी डू कि हम लोग कंडेंस्ड मिल्क को ऐड करते हैं. हाँ, तो कंडेंस्ड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट, शुगर भी रहती है उसमें, जो मिल्क मेड आता है उसको ऐड करके हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे. मेजॉरिटी ऑफ द बेकर्स दे डू इन दैट वे ओनली. सो वी प्रिपेयर द एगलेस प्रोडक्ट्स. Those are compatible with respect to all the properties, but without egg, right? Similarly, we have the dairy products being added. डेयरी प्रोडक्ट्स का अगर हम लोग बात करें तो मेनली जैसे पाउडर फॉर्म में मेजरली वो ऐड किए जाते हैं. जैसे SMP बोलते हैं इसके मिल्क पाउडर, दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मोस्ट ऑफ द रेसिपीज. पर्टिकुलरली अगर मिल्क ब्रेड है या आपको कहीं कलर डेवलपमेंट कराना है, क्योंकि मिल्क में भी प्रोटीन है, तो आपको उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इनहांस करना है. In that case, these dairy ingredients will be very useful. They contribute to the flavor, they contribute to the texture, the structure of the baked product, moistening, adding protein, color, flavor. ये सारी जो benefits हैं ये आपको dairy products से मिल जाती हैं. And as I said, mainly the SMP that is being used. क्योंकि SMP को use करना easy है. एक तो अवेलेबिलिटी उसकी राउंड द ईयर बढ़िया मिल जाती है पाउडर फॉर्म में, कभी भी इंडस्ट्री उसको अवेल कर सकती है. इफ यू रिलाई ऑन द फ्रेश मिल्क देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. और या आप क्रीम से जाते हैं तो इन सबको स्टोर करना, इनका प्रोक्योरमेंट, दीज ऑल कुड बी द डिफिकल्ट इशू. Rather than that, we generally go with the powder products. We mix it with the flour, prepare the desired formulation, and go for the preparation of the product in the usual way. कुछ जगह आप देखोगे तो बटर मिल्क वगैरह भी यूज हो रहा है. तो बटर मिल्क या योगर्ट, वहां पर और फायदा मिल जाता है, लीवनिंग का भी फायदा मिल जाता है. क्योंकि आप अगर रिकॉल करेंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की बेकिंग सोडा की, सोडा व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एसिड दैट रिलीजेस द गैस, राइट? तो आप जब एसिड ऐड कर रहे हैं या तो बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं जिसमें कि सोडा भी है, एसिड भी है, या केवल अगर सोडा यूज कर रहे हैं, तो उस केस में अगर बटर मिल्क आपके फॉर्मुलेशन में है, छाछ या मट्ठा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपके फॉर्मुलेशन में है, या योगर्ट आपके फॉर्मुलेशन में है, सो उसमें भी एसिड होता है, दैट विल रिएक्ट विद द सोडा और वो गैस को रिलीज करेगा. इन दैट वे वी कैन हैव द बेटर रिलीज ऑफ द गैस एज वेल. और मिल्क में आपके जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन है, ये सब चीज, शुगर्स हैं, तो बाइंडिंग का, स्ट्रक्चर का, वो सारा इसमें बेनिफिट रहता है. तो ये सारे बेनिफिट्स रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के, दैट वी ऐड इन द बेकरी प्रोडक्ट्स.
ऑप्शनल है. If you want to improve the quality, if you want to improve the nutritive value, then you have to go for. Otherwise, they are not compulsory to be added. अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे इन जनरल कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ब्रेड मेकिंग, तो हम लोग गिनाना शुरू कर देंगे एक तरफ से कि हमें पानी भी चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें फ्लावर चाहिए, हमें शुगर और आपका ईस्ट चाहिए. But ideally, there are only four things that is required. It should be the water, the flour, yeast, and salt. Right. So these four are the essential ingredients for the bread making. सॉल्ट का बड़ा मेजर रोल है. सॉल्ट इसमें आया नहीं, पीपीटी में शायद है भी नहीं, बट सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. If you look at the functionality of the salt, particularly in case of the bread making, that is very important because salt checks on the yeast activity. Yeast का fermentation कितना करना है, कितना नहीं करना है. And second function is the gluten strength. ग्लूटेन की स्ट्रेंथ, जो ग्लूटेन के स्ट्रेंथ्स बन रहे हैं, नेटवर्क बन रहा है, जो मैंने कहा ना 3D स्ट्रक्चर ग्लूटेन नेटवर्क बनता है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेड मेकिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेड मेकिंग. रेस्ट ऑल आर ऑप्शनल. आप एग मत डालिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स मत डालिए, आप फैट मत डालिए, सब काम चल जाएगा. व्हाट यू रिक्वायर? ओनली 4: वाटर, ईस्ट, आपका फ्लावर एंड सॉल्ट. योर ब्रेड विल बी प्रिपेयर्ड. राइट. So browning, crust formation, softening, shelf life, these all including the important aspects of the dairy products, and these are the options that we use. Milk, butter, cream, sour cream, cheese, these all are being added at different products as per the requirement. What else there in the ingredients? So we have the flavorings and the spices. बहुत सारे different flavor के products देखते हैं. जैसे यूथ में आजकल बड़ा एक पॉपुलर है कि गार्लिक ब्रेड खाते हैं. Right. So different flavor products are there. We can have the cinnamon, nutmeg, or similar other spices being used. Different extracts are there. Vanilla का extract है, या और different spices का extract है that can be used. Different other flavorings. So flavorings हैं क्या? Basically these are the components. Those are extracted from the original products. तो citrus का अगर आप essential oils कहीं से लेकर के आ रहे हैं तो citrus का extract है. Similarly, other different products they can be used. So these are also one of the important ingredient in the bakery processing. तो ये तो बात हो गई फर्स्ट. एक जो मैं चाहता था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर लूं, थोड़ा बेसिक्स की बात कर लूं, जिसमें कि बेकरी में इंग्रेडिएंट्स क्या रिक्वायर्ड है, कैटेगरी क्या है, क्योंकि प्रोसेसिंग में जाने के लिए टाइम उतना है नहीं. और हालांकि जो नेक्स्ट सेशन है परहैप्स दैट इज फॉर द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर बेकरी, तो वहां पर आप देखोगे कौन कौन सी मशीनरी है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया देना चाहूंगा कि व्हाट न्यू कैन बी डन, क्योंकि अभी ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, केक बनाना दैट इज वेरी कॉमन है ना. हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं. ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है. अगर हम लोग घर में ही देखें तो हम लोग भी घर में जो चपाती बना रहे हैं, तो चपाती इज ऑल्सो काइंड ऑफ बेकिंग, और वो तो सदियों से बन रही है. ओनली थिंग इज कि भाई वो लीवेंड नहीं है. फ्लैट ब्रेड की कैटेगरी, उसको हम लोग कैटेगरी देते हैं फ्लैट ब्रेड. तो नाउ हम अगर अपना कोई नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, पीएमएफएमई की स्कीम को यूज करते हैं या किसी और स्कीम को यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग बेकर हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? डिफरेंशिएट तभी करेंगे व्हेन यू आर एडिंग सम वैल्यू टू योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग दैट इज डिफरेंट देन द ऑर्डिनरी बेकरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो यहां पर बात आती है वैल्यू एडिशन की. राइट. वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन, क्या समझते हैं आप इससे? तो मूल्य संवर्धन क्या है कि इनहांसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए. राइट. ऑर्डिनरी जो ब्रेड 20 रुपए की बिक रही थी, 25 रुपए की बिक रही थी, अब वो 50 की बिकने लगे. इसके लिए हम उसमें क्या कर दें? ऐसा क्या नया हो सकता है? राइट. आप अगर मार्केट में जाते हैं ब्रेड खरीदने सुबह, तो आप देखिए व्हाइट ब्रेड है, वो 25 रुपए का सेम साइज मिलेगा आपको. मल्टीग्रेन होगा वो 35 रुपए 40 रुपए का मिलेगा. और टिपिकल कोई स्पेसिफिक ब्रेड होगी और ज्यादा आप जाएंगे तो मिलेगा, है ना. जैसे तो ये क्या वैल्यू एडिशन है? उन्होंने उस ब्रेड बनाने को ही, उसी टेक्निक को उसके रॉ मटेरियल में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी पैकेजिंग में, उसकी एस्थेटिक अपील में, उसके फ्लेवर में, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज किया है.
and that has actually added value to the product. Otherwise है तो वो भी bread, right? So if we are going with that addition of the value to existing product, that is the value addition. So what it involves the improvement in the quality, the appearance, convenience, sustainability, different other features. These all can be considered to be improved, to be added value, so that we can sell the product at a much higher price and gain more advantage than the other sellers, those are of our competition. तो फायदा क्या है, जैसे मैंने बात की, तो डिफरेंशिएशन है कि आपका प्रोडक्ट बाकी जो भीड़ है, बेकरी की भीड़ है, उससे अलग दिखना चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, आपकी रीच जो है कंज्यूमर तक वो बढ़नी चाहिए, कस्टमर की लॉयल्टी आपके लिए होनी चाहिए, कस्टमर वापस आपके पास लौट लौट के आए, आपकी चीज खाने के लिए आए, तो वो जो कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू एडिशन. अदरवाइज अगर ऑर्डिनरी सबकी ब्रेड एक सी दिख रही होगी, वही 25 रुपए में सभी का व्हाइट ब्रेड का लोफ मिल रहा होगा, तो मार्केट में लॉयल्टी नहीं है. फिर आज मैं ब्रिटानिया के उठा रहा हूँ, कल मैं गोल्डन हार्वेस्ट उठा रहा हूँ, कल मैं किसी और के ले रहा हूँ, जो अवेलेबल होगा वो ले लूंगा, राइट? क्या प्रोडक्ट को आप डाइवर्सिफाई करिए, आप डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स उसमें लेकर के आइए. जैसे अभी ब्रेड्स में बहुत सारे जो मैंने कहा नाम लिए, होल मील ब्रेड की बात है, होल ग्रेन ब्रेड की बात है, मल्टीग्रेन ब्रेड की बात है, सॉर्डो ब्रेड एक नया कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है. तो दैट ऑफर द प्रीमियम टेस्ट एंड टेक्सचर एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी व्हाइट ब्रेड. सिमिलरली आप अगर पेस्ट्रीज की बात करें तो स्पेशलिटी पेस्ट्रीज की बात है, आप मैक्रून्स की बात करिए, क्लेयर्स की बात कीजिए, और बहुत सारे कन्फेक्शनर्स, डेलिकेट कन्फेक्शंस हैं जो प्रीमियम रेंज के हैं. ऐसी डेजर्ट्स में आप डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमाइज केक की बात करिए, आर्टिफिशियल पाइज की बात करिए, राइट? तो ये कुछ जो इनोवेशन है, नयापन है, कुछ नए स्पाइसेस को आप यूटिलाइज करिए अपने फॉर्मुलेशन में. जैसे गार्लिक ब्रेड की एक मैंने बात, there could be many other that can be explored. People are exploring cardamom, saffron और बहुत सारे options हैं, they can be considered. फ्रूट्स को आप इन्फ्यूज करिए, आप फ्रूट फ्यूजन जो आपके प्रोडक्ट्स में हो, आपके प्रोडक्ट में नए प्रकार के अगर एडिशन है, पल्प का एडिशन है या ड्राइड फ्रूट्स का एडिशन है, प्यूरी के फॉर्म में है, तो नए नए फ्लेवर्स आपके डेवलप होंगे, कस्टमर को उसकी आदत पड़ेगी. बहुत सारे लोग नट्स ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नट्स, दोज आर बीइंग ऐड. आप चॉकलेट के साथ में लोग बहुत सारा इनोवेशन कर रहे हैं. वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जो हैं आजकल, दे आर गेनिंग द पॉपुलैरिटी नाउ डेज इन द मार्केट. आर्टिफिशियल क्या है कि भाई जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो आपके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वो तो एक ही प्रोडक्ट एक ही तरीके का जो है वो लार्ज साइज में, लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं. बट इफ यू आर स्टार्टिंग एट ए स्मॉल स्केल, यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी. आप आर्टिफिशियल बेकर के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करिए. यू हैव अ स्पेशलिटी, अ रेंज ऑफ स्पेशलिटी. हर किसी के शहर में, हम लोग में से जितने अटेंडीज इसमें जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, यू माइट बी अवेयर कि आपके शहर की कोई ना कोई ऐसी बेकरी जरूर होगी दैट इज वेरी फेमस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. मे बी सम बिस्किट्स, मे बी द केक्स, मे बी सम काइंड ऑफ ब्रेड्स, हर जगह होती है. तो दे आर द आर्टिफिशियल बेकर्स, दे आर हैविंग द वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, पर्सनलाइज्ड ऑप्शंस आर अवेलेबल. आजकल देखिए नया इनोवेशन, देखिए आपका फोटो केक आता है, एक नया इनोवेशन है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड केक. तो कस्टमाइजेशन ऑफ द केक, यूनिक फ्लेवर, यूनिक शेप्स, डेकोरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड ऑन रिक्वायरमेंट. Like very good options are available in Niftam Parrot Plant. When I used to work there, we used to prepare the goodies for the faculty members or the students. We are having one concept of valid option. तो हम लोग लेके जाते थे valid option में, साथ में goodies पूरा बना करके, products बना करके. The different kind of cookies can be prepared. Packaging options में आप innovation करिए. आजकल देखिए हमेशा से एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ रहा है कि जो भाई जो दिख रहा है वही बिक रहा है. और दिखने में भी आप कितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग दे सकते हैं, कितना आपके गिफ्ट सेट्स आप बना सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स बना सकते हैं, ये सारा जहाँ इनोवेशन आपने किया, वहीं आपको एक कस्टमर बेस जो है वो ज्यादा अच्छा मिलेगा. अदरवाइज ट्रेडिशनल वे में आप अगर वैसे ही पैकिंग करते रहे तो नहीं काम बनता है. पैकेजिंग में कंपनीज भी इवॉल्व हुई हैं, दे हैव आल्सो इवॉल्व्ड. जो पहले आती थी ब्रेड, वो बटर पेपर में मैं देखता था जब हम लोग छोटे थे. उसके बाद प्लास्टिक पाउचेस में जो आ रही हैं, उसमें भी देखिए टेप लगा के ऊपर नेक, जो टाई वाली नेक है वैसी बनाई जा रही है, किसी में हैंडल आ रहे हैं.
So different packaging solutions, different innovations in customized options for gifting, that is there. So evolving trends को समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, क्योंकि नाउडेज व्हाट इज हैपनिंग, जो पर्टिकुलरली यूथ है, they are very open to adapt the environment or the practices those are there internationally. क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, या बाहर के लोग इंडिया में भी पढ़ने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, तो नाउ इट्स अ वेरी इजी टू एक्सचेंज द प्रैक्टिसेस दोज आर बीइंग फॉलोड इंटरनेशनली. तो वो चाहते हैं कि उस प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ मार्केट में हों. तो हमारा ट्रेंड क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. कहाँ से इंग्रेडिएंट्स लेंगे, वो आपका एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आप बनाना तो चाहते हैं इंटरनेशनल, आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें होमवर्क करना पड़ेगा. प्रोडक्शन की अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है वो समझना पड़ेगा, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को देखना पड़ेगा. आपने कुछ भी ऐड कर दिया इनोवेशन के पर्पज से एंड दैट इज नॉट कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, आप प्रॉब्लम आ जाएंगे. पता लगा कि सैंपल आपका लिफ्ट अप हुआ और चेक करने के दौरान एफएसओ ने कह दिया कि यू आर वायलेटिंग द रूल्स, आपके साथ प्रॉब्लम हुई. तो ये थोड़ी सोचने की है. तो आप बेसिकली कैसे जा सकते हैं वैल्यू एडिशन में, तो व्हाट आई हैव जॉटेड डाउन फॉर यू, एक तो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आप प्लान कर सकते हैं. जैसे हेल्थ ओरिएंटेड में क्या है, नाउडेज हमेशा बेकरी क्या माना गया, जंक फूड की टाइप माना गया, क्या जैसे मैदा ही मैदा है, राइट. अब उसमें मैदा के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो होल ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, डिफरेंट ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूटेन फ्री इज आल्सो ट्रेंडिंग नाउ. एक विडंबना ये है, आयरनी ये है कि इंडिया में ग्लूटेन से इंटॉलरेंट लोग हैं कितने वो हमें नहीं पता, रेयर ही होंगे, बट एक ट्रेंड चल रहा है ग्लूटेन फ्री का, राइट. तो सेलिब्रिटीज इफ दे आर इनटू दैट ट्रेंड, हम लोग भी उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि बस ग्लूटेन फ्री बनाना है. Actually, that is required or not, that is definitely a matter of analysis. But yes, you can go for it. आप प्रोटीन ऐड करके, प्रोटीन रिच कुकीज, जैसे जिम गोवर्स हैं, जिम जाने वाले बच्चे हैं, वो प्रोटीन्स की बात करते हैं, हर चीज में प्रोटीन चाहिए उन्हें. अब प्रोटीन के लिए वो पाउडर्स बहुत सारे मार्केट में उनको लेते हैं. इसकी जगह आप बेटर है कि अगर कोई आप बेक्ड प्रोडक्ट्स बनाएं, दो प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स, आप प्रोबायोटिक्स की बात करें, रिड्यूस शुगर की बात करें, रिड्यूस फैट की बात करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप हेल्थ ओरिएंटेड बना सकते हैं इन द बेकरी सेगमेंट. So that could be one value addition. Second value addition could be definitely with respect to the flavors. आप नए नए फ्लेवर्स को लेकर के आइए, लेवेंडर, माचा और बहुत सारे एक्सोटिक फ्लेवर्स जो हैं. हम लोग तो क्या है कि ट्रेडिशनल वही 2-4 फ्लेवर जानते हैं कि सब वनीला फ्लेवर. अगर आप आइसक्रीम की बात करो तो मेजोरिटी में हम लोग क्या जानेंगे कि वनीला फ्लेवर है, या हम लोग चॉकलेट फ्लेवर जानेंगे. इन द सिमिलर वे अगर बेकरी में हम लोग बात करेंगे तो बेकरी में चॉकलेट वनीला के अलावा बहुत सारे कमी फ्लेवर ऐसे होंगे जो हम लोग जानते होंगे, कॉमन मास जानता होगा, राइट. तो नए फ्लेवर्स में आप काम कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स, डिफरेंट हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं जो कि मिक्स हैं, दो कैटेगरीज का मिक्स है. आप उसके डेकोरेशन पे बात कर सकते हैं, उस पर कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि यू कैन इंप्रूव द विजुअल अपील ऑफ द प्रोडक्ट. कल्चरल और सीजनल प्रोडक्ट्स की आप बात कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलरली ये सीजन में आपका ये फ्लेवर मिलेगा और या ये प्रोडक्ट आता है, तो उसको लेकर के हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं. या कोई कल्चरल फेस्टिवल है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे खपत ज्यादा होती है, आप उसको ध्यान में रखते हुए कोई बेकरी प्रोडक्ट्स बनाएं. सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग. नई टेक्नोलॉजीज में एंजाइम का एप्लीकेशन जो है दैट इज देयर इन द वैल्यू एडिशन, बिकॉज एंजाइम्स आर यूजफुल टू इंप्रूव द फ्लेवर, वॉल्यूम, टेक्सचर एंड द क्वालिटी ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट, राइट. सो ये कुछ इनोवेशंस हैं. सीजनल प्रोडक्ट्स की बात हमने ऑलरेडी कर लिया, हॉलीडे सीजन, हैलोवीन वगैरह पे, थैंक्स गिविंग, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं आजकल. तो हम लोग तो नहीं जानते थे, बट आजकल सब छोटे बच्चे जो हैं वो हैलोवीन सब जानते हैं कि भाई 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है. तो अब ये कल्चर है, डेवलप हो रहा है. नाउ दे हैव स्टार्टेड गिफ्टिंग, थैंक्सगिविंग डे एंड नाउ क्रिसमस, एवरी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, राइट. आपको इसमें बैरियर नहीं रह गया कि पहले कि भाई गणेश चतुर्दशी केवल स्टार्ट हुई महाराष्ट्र से, तो नॉर्थ में नहीं मनाई जाती थी. अब हर जगह हर त्योहार मनाया जा रहा है. तो फ्रॉम वेरेवर यू आर, आप जिस भी क्षेत्र से हो देश के, आज जुड़े हुए लोग, अगर आप किसी भी त्योहार के लिए, किसी भी इवेंट के लिए चाहें, तो आज अपना बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं. यू कैन इजिली सेल इट.
And only thing is, what you need to keep in mind, you have to differentiate yourself from the ordinary other bakeries. Those are available in the area. Otherwise क्या है, बाकी भीड़ में शामिल हो जाएंगे तो विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, तो डेफिनेटली द कंपटीशन विल बी वेरी टफ, राइट. तो मोरलेस यही सारी बातें हैं जो इसमें लिखी हुई थी. मैं यहाँ स्टॉप करना चाहूंगा सो दैट वी कैन हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल. फोर्टिफिकेशन की बात है, दैट इज वन थिंग. फोर्टिफाई करिए. फोर्टिफिकेशन जनरली इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करिए अपने प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट फोर्टिफाई होता है. लाइक जैसे सोया मिल्क है, सोया मिल्क को आप ऐड करके प्रोटीन रिच कर सकते हैं प्रोडक्ट को, या और कोई प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं. सो दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट एडिशन, विटामिन, मिनरल्स या फाइबर रिच कर सकते हैं, प्रोटीन रिच कर सकते हैं. इन दैट वे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट फोर्टिफिकेशन कैन ऑल्सो बी द ऑप्शन, राइट. तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को देखते हुए यू गो विद द मार्केट ट्रेंड्स. कंज्यूमर डिमांड क्या है, सस्टेनेबिलिटी की बात करिए, नए एक्सपीरियंसेस दीजिए कंज्यूमर को. तो इसको ध्यान में रखते हुए व्हेन यू गो फॉर, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ सक्सेसफुल स्टोरी of your own bakery, right? So I'll stop it here, and I will take the questions if there is any from you all. Then we can stop because maybe the another speaker will be in line. So I will stop sharing, and Garima, we can take the questions now. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग सर, इतनी ज्ञानवर्धक बेकरी संबंधित जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए. अभी मेरा उपस्थित प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो अपनी कोई जिज्ञासा, अपने कोई सवाल डॉक्टर अनुराग से अगर करना चाहें तो अपना हाथ एक एक बार उठाकर कर सकते हैं. सर हमारे साथ बने हैं, या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपना सवाल. बिल्कुल, आई एम हियर ओनली. और if there is anything, if they want to ask maybe after the webinar as well, so you can share my email ID to all the participants. They can write to me. I will accordingly answer them. No issue. Sure sir, sure sir. मेरा सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, अगर आपके कोई सवाल सर से संबंधित विषय पे हो तो आप सर से पूछ सकते हैं. सर हमारे साथ अभी बने हुए हैं, या आप चैट बॉक्स में टाइप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं. सर एक सवाल है फ्रॉम करिश्मा जी. जी बताएं. वो कह रही हैं, सर इफ वी एड probiotics in duff after baking temperature, it will be destroy in high temperature. So how will be added probiotics in dough and increase the nutritional and health value through probiotics? राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे व्हेन वी गो फॉर द बेकिंग, देयर विल बी द लॉस ऑफ द डेफिनेटली द अवेलेबल माइक्रोब्स. सो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग दैट कैन बी डन आफ्टर बेकिंग. Like if you look at in many of the biscuits, like we are having the sugar granules on the surface, right? So वो अगर बेकिंग के पहले डाले जाते होंगे तो डेफिनेटली वो उसमें मेल्ट हो जाती शुगर, राइट? So garnishing can be done over that. So maybe some option with respect to the garnishing of the baked product after the baking. सर एक और सवाल है from Smiley जी. Is whole wheat bread is completely made so that the probiotic microbe is an option, right? आपकी आवाज कट गई अरविंद जी. सर एक और सवाल है, is whole wheat bread is completely made from wheat? स्माइली जी की तरफ से है ये. Yes, अगर होल मील की हम लोग बात करते हैं तो मेनली द व्हीट फ्लावर इज देयर, बट नॉट इट इज 100%. इट इज द परसेंटेज ऑफ द व्हीट फ्लावर दैट इज बीइंग यूज्ड विद होल व्हीट फ्लावर विदाउट रिमूविंग दैट ब्राउन पोर्शन, विदाउट रिमूविंग दैट व्हिच हम चोकर बोलते हैं. तो अगर 70-80% के ऊपर है दैट कैन बी कंसीडर्ड. सर अगला सवाल पूर्णिमा एचएस जी की तरफ से है. सर कैन वी एलोबरेट एन एक्रिलामाइड फॉर्मेशन इन बेकरी प्रोडक्ट्स? Yes, this is definitely a challenge, Purnima. Acrylamide formation has already been questioned और उसमें बहुत सारे इनोवेशन चल रहे हैं. तो प्रोसेस पैरामीटर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए if we go for the baking process,
So chances are there, but we can minimize it. So उसका estimation के भी methods हैं और उसके आपके regulatory aspects भी हैं, उसमें guidelines भी दी हुई हैं. Acrylamide definitely it forms and that is harmful, but that can be reduced, right? That can be prevented. सर स्माइली जी की तरफ से एक और सवाल है, हाउ बेकरी कंपनीज डू विद द ब्रेड्स आफ्टर एक्सपायरी डेट? ब्रेड एक्सपायरी डेट के बाद में वो कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो ये क्वेश्चन आई थिंक किसी इंडस्ट्री वाले से राइटली आंसर हो पाएगा, क्योंकि व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट हैज टू बी डिस्कार्डेड, देयर इज नो अदर वे टू रिसाइकिल इट, राइट? So, but what they actually are doing, that need to be definitely answered with any of the suitable industry person. So maybe we can talk to any industry person and see what actually the practical aspects. Theoretically, तो discard होनी है, right? But practically how they are handling it, that need to be definitely understood. सर मिस्टर तेजस पूछते हैं, सर इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू शॉर्टनिंग वनस्पति और डालडा विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ बट it is economically feasible for consumers? So is there any solution for this issue, sir? Tejas ji, shortenings are definitely made specifically for the bakery products. तो सब्स्टिट्यूशन में अगर आप जाते हैं तो वहां पर कॉस्ट का एक इश्यू आएगा, बिकॉज आप यूज करने का तो बटर यूज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट ए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन. तो इन दैट केस अभी शॉर्टिंग जो है आप उसको यूज करिए, वही एक ऑप्शन जो है यूज किया जाता है. अगर फुली हाइड्रोजनेटेड है जहां पर कि ट्रांसफैट की इश्यू है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहां पर है, उसमें ट्रांसफैट का एक समस्या जो आती है शॉर्टनिंग्स के साथ या वनस्पति के साथ में, दैट इज देयर. So different methods are there for tailoring of the fats with the reduced trans fat content. That can be the option. So इस टाइप का जो आपका solid fat हो या shortenings हो जो fabricate की गई हैं, वो that could be the option, I guess. नितिका रोकड़े जी अपना सवाल पूछिए, आपका आपने हाथ उठाया, सर साथ हैं हमारे. नितिका जी. नितिका जी अपना सवाल पूछिए. हाँ नितिका जी अपना सवाल पूछें. सर कोई टेक्निकल इश्यू सर. ये नंदिनी साहू जी पूछते हैं, वेयर वी कैन बाय एडिटिव्स? एडिटिव्स तो उसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि मार्केट में है, बेकरी इंग्रेडिएंट्स के सप्लायर, एडिटिव सप्लायर्स हैं. तो यू कैन कांटेक्ट, यू कैन सर्च ऑनलाइन, देयर कुड बी मेनी बायर्स ऑफ योर लोकल एरिया एज वेल, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सर थैंक यू. सर शुभम धरोने जी पूछते हैं, कैन वी मेक केक प्रीमिक्स विदाउट यूज क्लोरोनेटेड व्हीट फ्लोर? In place of chlorinated wheat flour, what can be used? Regular wheat flour or anything else? So regular flour can be used. It is not compulsorily the chlorinated. उसकी requirement नहीं है. हम लोगों ने भी for some of the industries we prepared the cake premixes that was not chlorinated. Ordinary wheat flour that works well, no issue. सर एक प्रियंका कुमारी जी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा है, I am BTech Food Tech student studied about bakery products in the course but does not have deep knowledge about it. Can you please guide me how can I make my career in bakery industries? If you are passionate about bakery, you can definitely learn and you can start your own venture. Any guidance that you require, so such platform, NIPTM PMFME or any other institute, even your own institute from where you have got your BTech done, the faculties can help you out. Or definitely I will recommend to get registered with PMFME, utilize the benefits of the scheme. वहां से आप समझिए कैसे करना है, practical aspect. So many course content that is available on the PMFME website. We prepared a very good content for different processes. So that is available on the PMFME website. आप वहां से उसको download करिए, पढ़िए, you will get the detailed knowledge. I will request Arvind ji you to please give the link of the study material available on the PMFME website. सर तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. बाकी सभी चीजों के लिए हम लोग चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर, अपने मेल आईडी डाले हैं. अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई जिज्ञासा हो या कोई सवाल हो, वो हम लोगों को भेज सकता है, हम संपर्क करके उनके समाधान करेंगे.
सर वैदिका उपाध्याय जी पूछते हैं, व्हाट आर बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर एग इन बेकरी प्रोडक्ट्स? For generally egg, we go with that condensed milk in most of the cases. So that could be the substitute for the egg size. सर कैन वी ईट प्रोडक्ट आफ्टर द यूज बिफोर डेट मेंशन्ड? प्रियंका जी का सवाल है। क्या क्या प्रश्न है एक बार? सर इनका सवाल है, सर कैन वी ईट प्रोडक्ट्स eat products after the before that मेंशन्ड? yes again डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। ब्रेड है, हाई प्रोडक्ट है, आई विल नॉट रिकमेंड टू गो फॉर इट। अगर लो मॉइस्चर प्रोडक्ट्स हैं तो आप को खा सकते हैं कि तो माइक्रोबल ग्रोथ तो नहीं, क्योंकि कई बार क्या है, बेस्ट बिफोर इज नॉट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोबल ग्रोथ, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ईटिंग। जो आप क्या कहना चाहिए कि खाने पर जो आपको फील आएगी, राइट, उसका वो टेक्सचर, उसका वो फ्लेवर, with respect to that as well, the best before is being given. So it is best before to have the proper quality parameter. It is not unsafe, right? So again that depends on the product. Product का nature कैसा है उसके हिसाब से। Arvind ji, now I will request you to please ask to me if my query. I will now request you to please excuse me because I have in class scheduled. हाँ ओके सर, मैं सिर्फ एक सवाल लेता हूँ, देन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्लीज। सर तमन्ना चौधरी जी पूछती हैं, सर व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बिस्किट एंड कुकीज, विच वन इज बेटर फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, हेल्थ का तो इसमें कुछ ऐसा तमन्ना लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों की टाइप्स अलग हैं। बिकॉज हम लोग जैसे मैंने कहा कि बिस्किट जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मेनली द क्रैकर्स, जो आपसे क्रैक जैक, मोनाको, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द बिस्किट्स। एंड कुकीज व्हेन वी टॉक अबाउट, सो आप से जैसे यूनिबिक की आप कुकीज देखते हैं, या हम लोग बेकरी वाले बिस्किट जिसे बोलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज आर देयर जो कि सॉफ्टर होते हैं, दोज आर कंपैरेटिवली हैविंग द हायर मॉइस्चर देन द बिस्किट्स। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दे आर irreshaped product. Thank you. सर आपको मेरी आवाज आ रही है अनुराग सर? जी अरविंद जी, आ रही है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सभी प्रतिभागियों के सवालों के जवाब सहजता से देने के लिए। मैं आगे भी आशा करूंगा भविष्य में आप इस तरह की क्वारीज अगर हमारे द्वारा आपके सामने आएंगी तो उन लोगों की पूरी करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वेबिनार में जुड़कर हम सब लोगों का बहुत मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन किया है। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से पूरी पीएमएफएमई टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सो मच सर। मैं इस वेबिनार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब स्वागत करता हूं श्रीमान शौर्य कपूर जी का। शौर्य सर आप हमारे साथ हैं? यस आप हैं हमारे साथ, ठीक है सर। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीमान, मैं इससे पहले कि श्रीमान शौर्य कपूर जी इस वेबिनार में अपने विषय बेकरी मशीनरी और इक्विपमेंट विषय पर अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करें, उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय में श्रीमान शौर्य कपूर जी का आपको दे दूं। आप AIB इंटरनेशनल USA पूर्व में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग द्वारा प्रमाणित बैंकिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आपने 2018 में AIB इंटरनेशनल में आवासीय बैंकिंग साइंस एवं टेक्नोलॉजी BS&T को सफलतापूर्वक पूरा किया
और सभी मॉड्यूल में ए या ए ग्रेड प्लस ग्रेड हासिल किया। साथ ही आपने हेयोजन कॉलेज कोरिया से बेकिंग टेक्नोलॉजी की एसोसिएट डिग्री 2015 में प्राप्त की, जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके पहले आप एआईबी इंटरनेशनल से अप्लाइड बेकिंग टेक्नोलॉजी कोर्स 2014, आप भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से प्रमाणित प्रशिक्षक बेकरी में टेक्नीशियन भी हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के प्रमाणित प्रशिक्षक बेकरी, और 2012 में बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा से आपने 12वीं के बाद अपना सारा ये सफर शुरू किया। आपको विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत कार्य अनुभव प्राप्त है, जैसे 2015 में दूध और शहद सिनेगा कोरिया में 2 महीने के लिए आपने इंटर्नशिप की। 2016 थियोस नोएडा भारत में 2 महीने के लिए इंटर्नशिप, जिसमें ब्रेड, केक और बिस्कुट के उत्पादन में आपने पारंगत हासिल की। 2016 से 18 में आपने AIBTM के साथ बेकरी और पेस्ट्री शेफ प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। मार्च 2019 से AB मौरी इंडिया के साथ आप तकनीकी अनुप्रयोग लीड के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सेक्टर स्किल काउंसलिंग FICSI द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षक होना, आपने बेकरी तकनीशियन के रूप में कारीगर बेकर्स मैक्रोनेट, मैग्नीशियस इत्यादि और औद्योगिक बेकर्स ब्रिटेनिया, पार्ले, ITC इत्यादि के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान 900 से अधिक बेकर्स को प्रशिक्षित किया है। साथ ही AIBTS में आर्टिसन ब्रेड्स, पैटिसरीज, ब्रेड्स और स्वास्थ्य बेकरी उत्पादों में कई लघु पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। 2017 और 18 में आयोजित मंत्रालय कौशल विकास की विश्व कौशल प्रतियोगिता के प्रमुख संरक्षक और सूत्रधार के रूप में भी कार्य किया है। धन्यवाद शौर्य कपूर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मेरा नाम शौर्य कपूर है एंड आई एम अ बेकरी टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बेकरी इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसिंग मशीनरीज जो होती हैं मार्केट में क्या अवेलेबल है, उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एंड आपके पास कुछ और क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कुकीज, बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक, एनीथिंग, आप मुझे बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले जब हम लोग बेकरी का काम करते हैं, बेकरी लगाने का सोचते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास बेकरी के इक्विपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर यूज होता है। हमेशा हम लोग यही धोखा खा जाते हैं हर जगह कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, एंड बहुत सारे कंसल्टेंट हायर करते हैं, फिर वो कुछ और लगा देते हैं, आपको पता नहीं होता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि हमें पहले से कुछ जानकारी रहे कि हमें क्या यूज करनी है, कौन सी मशीनरी यूज करनी है, क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसे करना है, सब कुछ वो आपको इस प्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें 4 टाइप के इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंग्रेडिएंट हैंडलिंग इक्विपमेंट, देन डो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, ओवन इक्विपमेंट एंड बेक प्रोडक्ट हैंडलिंग इक्विपमेंट। इंग्रेडिएंट हैंडलिंग इक्विपमेंट में मतलब आ जाता है आपका वेइंग स्केल, स्क्रैपर्स एंड ऑल, ये सब कुछ आ जाता है। डो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में आ जाता है आपका मिक्सर, ठीक है, उसके अटैचमेंट्स, कितने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस हो सकते हैं हमारे मिक्सर्स में, वो सब कुछ। अवन इक्विपमेंट में कौन से वैरायटी के अवन हम लोग मार्केट में यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, एंड देन बेक प्रोडक्ट को हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं, लाइक पैकेजिंग एंड उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह, ये सब कुछ। देन देयर आर एनालिटिकल लैब इक्विपमेंट्स। ये आई थिंक जो आपको मैंने लिस्ट दिखाई है, दीज आर वेरी बेसिक, ये बहुत बेसिक इक्विपमेंट्स हैं और ये मार्केट में आपको बहुत इजीली मिलेगा। एंड साथ में आई थिंक जितने भी लिप्टन से पास आउट होंगे या फिर कोई भी फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज से पास आउट होंगे, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में। ठीक है, मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक ओवन बेसिकली इसलिए यूज होता है कोई भी लैब टेस्टिंग हो और एल्स एश कंटेंट चेक करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज करते हैं। देन मफल फर्नेस, अगेन एश के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मतलब वेइंग स्केल बेसिकली, जो कि बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज में भी आपकी मेजरमेंट कर सकते हैं। देन सेडिमेंटेशन शेकर, बेसिकली ये आपको ये बताता है कि
आपके जो मैदा वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, जिसमें से सेडिमेंटेशन वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देन लैब सेक्टर, बेसिकली लैब सेक्टर का काम होता है कि वो आपको ये बताए कि जो आपने मैदा या फिर कोई और इंग्रेडिएंट खरीदा है वो कितना मैश साइज का है, कितने मैश साइज से वो पास हो सकता है। ओके। देन फॉलिंग नंबर अपैरेटस, पहले फॉलिंग नंबर अपैरेटस जो आते थे वो पूरे मैनुअल होते थे, अब ऑटोमेटिक आ चुके हैं मार्केट में। ये बेसिकली बताता है आपको कि अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी आपके डो में कैसी है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग जानकारी का हम लोग ये कह पाते हैं कि कितना अल्फा अमाइलेज हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। देन ग्लूटेन वॉशर, बेसिकली इसका पर्पस होता है कि आपके मैदे में से पूरा स्टार्च निकाल दे और सिर्फ जो बचेगा दैट वुड बी सिर्फ ग्लूटेन ही ग्लूटेन। ओके, वो जो ग्लूटेन बचेगा उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ड्राई ग्लूटेन कितना है, वेट ग्लूटेन कितना है। देन छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, एक है बेकिंग ट्रेस, देन बिस्किट कटर्स, डो को डॉकर्स। बेकिंग ट्रेज आई बिलीव सबको पता ही होगा, एक ट्रे होती है स्टील की, मेटल की, जो हम लोग यूज करते हैं फॉर बेकिंग। उसमें कोई भी चीज, जैसे हम लोग कुकीज बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, कोई भी चीज बेकिंग ट्रे पर ही जाकर बेक होती है। देन बिस्किट कटर्स, बिस्किट कटर्स बेसिकली होते हैं जो कि आपको बिस्किट के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो कटर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ ये हैंड कटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। देन डो डॉकर्स, डो डॉकर्स जैसे आपने देखा होगा पिज्जा के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ये करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि हमें एक यूनिफॉर्म राइस चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से हम लोग डो डॉकर से डॉक करते हैं। देन फ्लावर सीविंग, फ्लावर सीव का मतलब क्या होता है, बेसिकली सीव करना फ्लावर को, मतलब छानना। ठीक है, उसे हम लोग क्यों करते हैं, ताकि कोई भी अगर कुछ अनवांटेड पार्टिकल होगा, ओके, फॉरेन फॉरेन पार्टिकल होगा वो निकल जाएगा उसमें से। देन मेजरिंग जग्स, मेजरिंग जग्स का काम होता है कि वो जिसमें हम लोग लीटर मिलीलीटर के बेसिस पर मेजरमेंट कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हम लोग उसमें अपने डो में डाल सकते हैं। ओवन ग्लव्स, बेसिकली आपकी सेफ्टी के लिए होता है ये, ताकि आपका हाथ ना जले, क्योंकि जब हम लोग बेकिंग कर रहे होते हैं तो ट्रे ट्रॉलीज वगैरह बहुत गर्म होता है। ठीक है, बिकॉज 200 डिग्री पर बेक हो रहा होता है हर एक चीज, तो जब बाहर निकालते हैं तो हमें ओवन ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। देन स्केल्स की हम लोग यूज करते हैं, हम लोग स्पैचुलास, स्पैचुलास बेसिकली यूज होता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे स्क्रैप करने के लिए कई बार यूज होता है, या फिर कुछ सामान एक बाउल से निकालने के लिए दूसरे बाउल में डालने के लिए यूज होता है। देन स्टोरेज बिन्स, स्टोरेज बिन्स आई थिंक सबको पता ही होगा, बेसिकली इसलिए यूज होते हैं जैसे मैदा हो गया, चीनी हो गई, बहुत बड़े बड़े आइटम्स जो आते हैं, बल्क आइटम्स, ठीक है, जो हम लोग कट्टों में नहीं रख सकते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, एंड कट्टों में कंटामिनेशन हो सकते हैं, कई बार भी वो फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसे एक स्टोरेज बिन्स में ट्रांसफर कर देते हैं, सो दैट वो हमारा सही रहे, साफ रहे, एंड हम लोग पेरियोडिकली उसे क्लीन कर सकते हैं। देन टेबल स्क्रैपर्स, टेबल स्क्रैपर्स का मतलब हो गया बेसिकली जब हम लोग ब्रेड का डो कोई भी हैंडल कर रहे होते हैं, तो स्क्रैपर की वजह से, उसकी हेल्प से हम लोग डो को कट कर सकते हैं इन स्मॉलर पीसेस, और साथ में हम लोग उसे टेबल से स्क्रैप कर सकते हैं अगर वो चिपक जाए टेबल पर। देन टेबल ब्रशेस, ब्रशेस बेसिकली यूज करते हैं हम लोग क्लीन करने के लिए। ओके। देन थर्मामीटर, thermometer basically to check the temperature of the dough, of the ingredients you are using, water का temperature हो गया, and after baking bake product का temperature लेते हैं हम लोग, and then waste bins। ओके, वेस्ट बिन्स बेसिकली यूज होते हैं, हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इसे, वेट, ड्राई एंड फूड। ठीक है, तो वेट में तो हमारा वो जो पूरा गीला कूड़ा जो होता है वो डाल देते हैं, ड्राई में हम लोग जैसे पेपर्स निकल रहे हैं हमारे, कुछ निकल रहा है, रैपिंग पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब उसमें डाल देते हैं। एंड देन देयर अनदर इज जिसमें हम लोग फूड मटेरियल डालते हैं सिर्फ, ठीक है, जो कि हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं।
Then we have different small equipments. First is whisk. As you can see the shape of this product, ये same shape का product हम लोग बड़ी machines में भी use करते हैं. Why is that so? Because इसका shape एक balloon के इसमें इसलिए बनाया गया है जब भी हम लोग whisk करें ताकि जो aeration है वो center से develop होते रहे. That is why इसका एक balloon type shape दिया गया था इसमें. Okay? ये हमेशा whisking के लिए use होता है ज़्यादातर aeration के लिए, mainly in eggs. और इसके अलावा हम लोग फैट को बीट करने के लिए भी ये कई बार यूज कर सकते हैं. ओके, जितने हमारे केक के बैटर्स होते हैं ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग को ज्यादा एरेशन देना होता है. जितना एरेशन होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट आता है. देन ब्रशेस हम लोग यूज करते हैं. ये ब्रशेस बेसिकली इसलिए यूज होता है और जब हम लोग कोई चीज बना रहे हैं जैसे पाए हो गया या फिर कई बहुत ही वेराइटीज ऑफ कुकीज बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, उनके ऊपर हमें कोटिंग करनी होती है कई बार. ओके, जैसे जैम की कोटिंग हो गई, मिल्क की कोटिंग हो गई या फिर एग वॉश हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ये ब्रशेस हम लोग उसमें यूज करते हैं. देन रोलिंग पेन. रोलिंग पेन इज बेसिकली बेलन होता है, ठीक है, बट ये रोलिंग पेन हम लोग इसे अलग से क्यों कहते हैं अलग से, क्योंकि एक ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है. जो हम लोग घर पे बेलन यूज करते हैं वो एक अटैच एक वुडन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली. ये क्या होता है, ये भी वुड का भी बनता है, सिलिकॉन का भी बनता है, हार्ड मटेरियल का भी बनता है. बट इसमें क्या है, ये जो आप राउंड वाला पार्ट देख रहे हैं सिलिंड्रिकल थिंग, ये रोल होता है. जो आपका ये हैंडल्स है ये मूव नहीं होता है, ठीक है, ये अपनी जगह पर रहेगा. सिर्फ और सिर्फ आपका सिलिंड्रिकल पार्ट ही मूव हो. तो इट मेक्स इट इजियर फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत इजी कर देता है आगे रोल करने. देन कटर्स होते हैं हमारे पास मार्केट में. अलग अलग डिजाइन के अलग अलग टाइप के कटर्स हम लोग मार्केट में यूज कर सकते हैं. पेस्ट्री कटर्स हैं, बिस्किट कटर्स हैं, डोनट बेगल कटर्स हैं. ओके, सो ये सारे आप एक शेप मैंने नीचे लगा रखा है एक फोटो, आप वो देख सकते हैं. ये कटर्स हम लोग मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं. नाइफ्स होते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के. एक जो सबसे कॉमन होता है हमारे बेकरी में, दैट इज ब्रेड नाइफ. ओके, ब्रेड नाइफ बेसिकली एक सेरेटेड नाइफ होता है. सेरेटेड मतलब उसकी ब्लेड्स आगे पीछे हो रही होती है थोड़ा बहुत. ओके, एंड देन वी हैव पैलेट नाइफ. पैलेट नाइफ बेसिकली इसमें कोई ब्लेड नहीं होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा शार्प ब्लेड नहीं होता है, मीन टू से ऊपर से राउंड होता है. और ये किस लिए यूज होता है, केक के ऊपर जो हम लोग टॉपिंग करते हैं, आइसिंग करते हैं, क्रीम लगाते हैं या फिर चॉकलेट की लेयर लगाते हैं, उसको फैलाने के लिए इक्वली उसमें ये पैलेट नाइफ यूज होता है. देन फ्रेंच और शेफ नाइफ यूज करते हैं हम लोग. फ्रेंच और शेफ नाइफ किस लिए यूज होता है, अलग अलग साइजेस में आता है. ये हम लोग अलग अलग आइटम्स को कट करने के लिए होता है, चॉपिंग के लिए होता है. कोई वेजिटेबल आपको कट करना है, फ्रूट कट करना है, चॉकलेट को कट करना है, उसके लिए ये शेफ नाइफ यूज होता है. ओके, देन वी हैव मेजरिंग डिवाइसेस. स्केल यूज होता है, मतलब कि वेइंग स्केल. देन मेजरिंग स्पून, लिक्विड मेजरिंग कप, लैडल्स, ओवन थर्मोमीटर, कैंडी थर्मोमीटर, इंस्टेंट रीड थर्मोमीटर होता है. ठीक है, तो अलग अलग वेराइटीज ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है सर. ठीक है, एक ओवन थर्मोमीटर होगी. सॉरी फॉर सो मेनी कॉल्स. आई आई हैव एन एक्सप्लेनेशन. मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बताते हैं एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो ये ओवन थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ये कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं बहुत सारी कंपनीज. एंड ये इसलिए यूज करा जाता है ताकि जब हम लोग कोई भी चीज बेक कर रहे हैं हमें उसके अंदर का टेम्परेचर पता होना चाहिए. एक फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग उसे बेक करते हैं चीजों को. जैसे कुकीज हो गया तो उसे कई बार हम लोग 160 पर बेक करते हैं. केक को भी, ब्रेड्स को हम लोग 200-220 पर बेक करते हैं. तो कई बार हमारा ओवन जो टेम्परेचर दिखा रहा होता है वो एक्चुअल नहीं होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला थर्मोमीटर अंदर डाल देते हैं ओवन के और इसमें जो टेम्परेचर आता है वो हम लोग फॉलो करते हैं. ओके, देन एक कैंडी थर्मोमीटर होता है. कैंडी थर्मोमीटर अलग से क्यों होता है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो अ, ये जो थर्मोमीटर है ये जो हम लोग शुगर बॉईल कर रहे हैं उसी में चला जाता है, उसी में खड़ा हो जाता है. ओके, एंड उसमें जब खड़ा हो जाता है तो फिर
हमें कंटिन्यूअसली पता चलता रहता है कि कौन सा क्या टेम्परेचर आके हमारी शुगर होना है, ठीक है। देन वी हैव इंस्टेंट रीड थर्मोमीटर। इंस्टेंट रीड थर्मोमीटर बेसिकली डिजिटल थर्मोमीटर्स आज के मार्केट में आ चुके हैं, बहुत टाइम से है एक्चुअली, ठीक है। जो हम लोग बस प्रोडक्ट से टच करते हैं वही रॉड से, एंड देन वो हमें टेम्परेचर बता देता है, ओके। देन वी हैव दो मिक्सर्स। देन जो मिक्सर हम लोग यूज करते हैं बहुत ही वैरायटी के आते हैं हमारे पास, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी नीड टू, हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है इसके ऊपर बिफोर वी बाय, कि हमें कौन से मिक्सर की एक्चुअली में जरूरत है, ओके। अगर हम लोग गलत मिक्सर ले लेंगे, मान लो आप कुकीज बनानी है आपको और आप स्पाइरल मिक्सर या हाई स्पीड मिक्सर उठा कर ले, देन वो आपके लिए काम नहीं करेगा, ओके। क्योंकि सबकी अटैचमेंट अलग होती है, सबका पर्पस अलग होता है, आरपीएम अलग होते हैं, तो इस वजह से हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें कौन सा मिक्सर यूज करना है। एक ये होता है बेसिकली टेबल टॉप मिक्सर कहते हैं इसे, ठीक है। टेबल टॉप मिक्सर एक छोटा सा मिक्सर होता है जो कि आपके छोटे छोटे मिक्सर्स बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि क्रीम विप करना हो गया, अंडे को विप करना हो गया, ब्राउनी का बैटर बना रहे हैं तो इससे बना लिए, क्योंकि छोटी क्वांटिटीज में बनते जाते हैं वो, ओके। तो ये एक वो मिक्सर है, बट इसका जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एक प्लानिटरी मिक्सर की तरह बनाया गया है। इसमें तीन अटैचमेंट्स होती है बीच में, ठीक है। एक पैडल होता है, एक हुक होता है और एक विस्क होता है। अब इस मिक्सर में और एक नॉर्मल वर्टिकल मिक्सर में क्या डिफरेंस है? इस मिक्सर में वी हैव मल्टीपल स्पीड्स। इसमें आई थिंक 10 स्पीड होंगी, बहुत कम, फिर 10 बहुत ज्यादा हाई, ओके। वेयरएज एक मिक्सर होता है हमारा जो प्लानिटरी होता है, उसमें हमारे पास 3 या 4 स्पीड ही होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी, ओके। देन वी हैव प्लानिटरी मिक्सर, ये इसमें आप देख रहे हैं ना, सेम मिक्सर है, डिजाइन है सेम, द डिफरेंस इज कि इसमें ये बस एक हेवी ड्यूटी मिक्सर है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी का आप मिक्स कर सकते हैं, एंड इसमें सिर्फ 3 स्पीड्स होंगी, ओके। ओके, देन वी हैव स्पाइरल मिक्सर्स। सो ये एक स्पाइरल मिक्सर होता है, इसमें इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो बाउल है, बाउल मूव नहीं कर, इसमें जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट इतना मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, वेयर जो बाउल है वो अपनी जगह से वो रिवॉल्व होता रहेगा उसी के आराम में। उस जो एक अटैचमेंट आप देख रहे होंगे, ये जो अटैचमेंट है पीछे आप देख रहे हैं एक हुक की तरह, ठीक है, वो अपनी जगह पर रिवॉल्व होता रहता है, ओके। एंड ये जो बाउल है ये उसके अराउंड घूमता रहेगा, ओके, सो दैट जो आपका डो होता है वो विद द हेल्प ऑफ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप थोड़ा अपना इसको रिफ्रेश कर लीजिए, आपका जो प्रेजेंटेशन। हाँ सर, हाँ प्रेजेंटेशन मोड पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो आप ये देख सकते हैं जैसे कि जो स्पाइरल मिक्सर में हम लोग सिर्फ दो ब्रेड के डो या फिर बिस्किट बिस्किट में जैसे मारी बिस्किट हो गया या फिर वो हो गया क्रैक जैक हो गया, क्रैकर्स हो गए, वो सारे वेराइटीज के डो इससे आप मिक्स कर सकते हैं, ओके। देन ये अटैचमेंट्स है जो हमें एक प्लानिटरी मिक्सर के साथ मिलती है। लेफ्ट साइड में इसे बीटर कहते हैं, पैडल भी कहते हैं। इसका पर्पस होता है क्रीमिंग, मतलब कि फैट और शुगर को मिक्स करना, ओके। ये डिजाइन ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि फैट एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है, जैसे शॉर्टनिंग हो गया, मार्जिन हो गया, एक हार्ड मटेरियल होता है, तो उन्हें प्रेशर के साथ हमें बीट करना पड़ता है, तो दैट इज वाई इसका शेप ऐसा बनाया गया है। देन वी हैव वायर बिप।
इसका शेप एक बलून का स्ट्रक्चर इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग मोर एंड मोर एरेशन करते जाए, कर लें। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका एरेशन आता है सेंटर से एंड देन इट गोज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर। देन वी हैव बाउल। ये बाउल भी डिटैच हो जाता है, इसलिए एक अटैचमेंट के रूप में देखा जाता है। देन वी हैव डो। इसकी हेल्प से हम लोग ब्रेड के डोज वगैरह बना पाते हैं। ये हुक की शेप ऐसी इसलिए है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेड के डो बनाने में हमें आटे को खींचना पड़ता है और फिर वो दोबारा एक साथ लाना पड़ता है। तो इसका पर्पस ही यही है कि आटे को खींचता ही है एंड देन वापस ले आता है, खींचता है वापस ले आता है। तो क्या कर रही है, ग्लूटेन डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये मैंने आपको बताई दिया है। देन फ्लैट बीटर, अगेन सेम थिंग। बेसिकली हम लोग उसी के लिए यूज करते हैं ये फॉर कुकीज और कई वेराइटीज के केक्स। ओके, देन वायर वेप हमारा सिर्फ और सिर्फ एरेशन के लिए यूज होता है और किसी चीज के लिए यूज नहीं हो सकता है। ओके, मेजरली यूज्ड इन केक्स। देन बाउल स्क्रैपर कंटिन्यूअसली स्क्रैप्स। बेसिकली ये ना आजकल जो मशीनरीज आ रही हैं उसके साइडों में ऊपर में अटैचमेंट के साथ लगा होता है। इसकी वजह से क्या हेल्प हो जाता है, जो एक नीचे हमारा कई बार मटेरियल चिपक जाता है, साइडों में चिपक जाता है मिक्स करते हुए, तो उसमें रह जाता है एंड वो आराम से सही रहता है। ठीक है, देन डिवाइडर कम राउंडर। बेसिकली एक ये जो डिवाइडर होता है ये क्या करता है आपको, बेसिकली हम लोग एक दो पीस इसमें डालते हैं एंड ये फिर उन्हें डिवाइड कर देता है। ओके, इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। ये बेसिकली जैसे आप पाव बनाते हैं, बर्गर बर्गर बनाते हैं, तो उसके लिए जो छोटे छोटे डो बनते हैं उसे डिवाइड करने के लिए ही ये यूज होता है। देन दिस इज अ प्रूफर। बेसिकली जब भी हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो उसे हम लोग को वो करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, फर्मेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, फर्मेंटेशन करने के लिए हमें एक टेम्परेचर और एक हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम लोग एक ये चेम्बर चेम्बर यूज करते हैं। इस चेम्बर में क्या है, हम लोग वाटर को बॉईल करते हुए ह्यूमिडिटी देते हैं एंड साथ में एक हीटर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी क्रिएट होता है इसमें। ठीक है, ये एक छोटी मशीनरी है बट बहुत बड़े बड़े प्रूफर फर्मेंटेशन चेम्बर्स भी आते हैं। ये पिक्चर पर्टिकुलरली इसलिए यूज करी गई है ताकि आपको इजीली दिख पाए कि कौन कौन से इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। देन एक ये होता है डो शीटर। डो शीटर आपका यूज होता है जैसे आप फ्रोजेंस बना रहे हैं, पफ पेस्ट्री बना रहे हैं, पैटीज बना रहे हैं, तो उसको डो को शीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, सेंटर में एक रोलर लगा हुआ होता है एंड ये जो आप एक ये देख रहे हैं बेसिकली दिस थिंग, सेंटर में रेड बटन के जस्ट नीचे एक ये है, ये बेसिकली रोलर का साइज डिक्रीज एंड इंक्रीज करने के लिए होता है। थिकनेस बेसिकली रोलर और बेस के बीच में जो थिकनेस है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। एंड ये जो साइडों में आप इतने बड़े बड़े वो देख रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए है ताकि दो इन पर रखें और इसके थ्रू वो सेंटर से पास होता रहे। एंड ऊपर जहां पर आप ये देख सकते हैं एक हम लोगों ने रोलिंग पिन रखी हुई है, वहां पर आप रोलिंग पिन या फिर कोई और चीज साथ में जैसे फ्लावर डस्टिंग के लिए हो गया वो सब कुछ आप स्टोर कर सकते हैं उसे। देन स्लाइजर हो गया है, इट इज सूटेबल फॉर ब्रेड्स। बेसिकली हम लोग इसमें ब्रेड स्लाइस कर सकते हैं, केक्स भी कर सकते हैं, कुकीज भी हम लोग स्लाइस कर सकते हैं अगर आपको शेप वैसा चाहिए, और मेनली रस्क। ओके, ये बेसिकली जो स्लाइजर है इसकी कैपेसिटी है 240 लोव्स पर आवर, थिकनेस 12 mm। अलग अलग वैरायटी के स्लाइजर आते हैं मार्केट में, हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट थिकनेस। देन अवन है हमारे पास मार्केट में। अवन बहुत सारे अलग वैरायटी की यूज होता है। अवन का पर्पस क्या होता है, बेसिकली आपके बेकरी प्रोडक्ट को कुक करना होता है। ओके, बेक करना। ऑलराइट, देन अवन का पर्पस आजकल माइक्रोवेव भी पूरा कर देता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट जो हमें अवन में देनी होती है वो माइक्रोवेव भी दे पाता है। बट डिफरेंस इज कि माइक्रोवेव में जो हीट मैकेनिज्म है इज डिफरेंट।
देन अवंस। तो दैट इज व्हाई माइक्रोवेव में आप नोटिस करोगे जो जो केक हमें 20 मिनट में बेक होना था वो माइक्रोवेव 10 मिनट में बेक कर देता है, 15 मिनट में बेक कर देता है, कम टाइम में बेक कर देता है। ओके, उसका रीजन है एक तो हीट मैकेनिज्म एंड साथ में जो माइक्रोवेव का चेम्बर है इट इज वेरी स्मॉल। ओके, तो हीट बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, देन वी हैव रील ओवंस। तो रील ओवंस जो होते हैं वो बेसिकली जो रील्स ओवन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली ये झूले की तरह होते हैं। जैसे आप वो देखते हैं ना, ये आता है एक एक झूला होता है व्हील की तरह। आई थिंक आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दैट झूला, बट बेसिकली क्या होता है, एक ट्रे होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम लोग कुछ रखते हैं एंड देन इट गोज with the help of the cycle, it goes with the help of chains and all, वो चला जाता है पीछे एकदम टेम्परेचर में। इफ वी गेट टाइम आई विल शो यू द वीडियो। ठीक है, एंड इसका कैपेसिटी रील ओवन का सबसे ज्यादा हाई होता है। ओके, आफ्टर टनल ओवंस। देन वी हैव कन्वेंशन ओवंस। कन्वेक्शन ओवन बेसिकली क्या करता है, इसमें वी हैव अ फैन और एक ब्लोअर होता है जिसकी वजह से हम लोग हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। ऑलराइट, देन वी हैव डेक ओवंस। डेक ओवंस में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट जो हमें बेक करना हो वो हम लोग इसमें डाल देते हैं एंड इसमें हीट मैकेनिज्म क्या है, इनमें डेस्क में एक जगह बनी हुई होती है सेंटर में ही, ठीक है, जहां पर हम लोग अपना प्रोडक्ट डाल देते हैं एंड हीट जो आ रही है वो उसे टच करने की वजह से आ रही है ज्यादातर। इसमें हीट डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट होता है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी हीट मैकेनिज्म लगाते हैं, एक प्लेट लगाते हैं जो हीट जनरेट करता है एंड बॉटम में भी। ओके, जो कि जैसे आपके तवे पर हीट होती है, नीचे गैस चल रही है, ऊपर तवा रखा है तो तवा गर्म हो रहा है, उसके ऊपर रोटी रखते हैं हम लोग। सेम वे यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं हम लोग। तो ये दो फॉर्म में होता है, एक गैस जैक ओवन होता है और एक इलेक्ट्रिक जैक ओवन होता है। गैस जैक ओवन मतलब गैस के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव रैक ओवंस और इसे हम लोग रोटरी ओवंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रॉली की ट्रॉली पूरी अंदर चली जाती है। ठीक है, ट्रॉली पूरी अंदर चली जाएगी और फिर वो रोटेट होती है। ऑलराइट, एंड ये जो पैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पैनल में टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं अपना। ओके, एंड क्या टाइमर है, क्या कितना स्टीम चाहिए हमें, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक ओवन फॉर द लैब पर्पस। इसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट या फिर एश कंटेंट वगैरह के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं इस चीज को। देन मफल फर्नेस, बेसिकली एश के लिए यूज होता है ये मेजरली। देन फॉलिंग नंबर apparatus, दिस इज अ मैनुअल मशीन बट अब ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि अल्फा माइलेज एक्टिविटी कैसी है आपकी, कितने टाइम में वो काम कर रही है बेसिकली। देन सेडिमेंटेशन शेकर है हमारे पास, ये बेसिकली बताता है प्रोटीन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द व्हीट फ्लावर। देन लैब सेक्टर, बेसिकली कोई आउटसाइड मटेरियल नहीं होना चाहिए एंड कितने मेश के थ्रू वो पास हो पा रहा है वो चेक करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। देन ग्लूटेन वॉशर, एज यू कैन सी एज आई टोल्ड यू, इसमें हम लोग डो डालते हैं एंड देन हम लोग विद द हेल्प ऑफ दैट उसे वॉश कर लेते हैं सो दैट सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्योरली प्रोटीन बचेगा, दैट इज ग्लूटेन। ओके, ऑलराइट, सो आई थिंक दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने पूरा सब कुछ कवर कर ही लिया है, बट इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो लेट मी नो। बट इसके अलावा मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आप लोग को, जस्ट अ मिनट। धन्यवाद शौर्य कपूर जी, हाँ इतनी जी, ज्ञानवर्धक जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए। मैं अब प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस उपकरण संबंधित, बेकरी संबंधित उपकरण की कोई जानकारी आप शौर्य कपूर जी से पूछना चाहते हैं तो वो हमारे साथ बने हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।
या चैट बॉक्स में लगातार आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं। हम सारे सवाल सर के पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा सर ये- प्लीज सर, कैरी ऑन सर। हाँ जी, सो दैट आप लोग को एक इंडस्ट्रियल ओवरव्यू मिलेगा कि कैसी मशीनरी यूज होती है, बिकॉज जो मशीनरीज लार्ज स्केल में यूज होती है वो मैंने यहाँ पर शो नहीं करी है, तो मैं एक बार वो वीडियो के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं वो कर रहा हूँ। ये ये जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लावर सेप्टर है, इसमें बीच में एक मैग्नेट भी लगा होता है सो दैट कोई भी फेरस मटेरियल हो तो वो अटैच हो जाता है। एंड देन ये प्री मिक्सिंग एरिया जहाँ पर हम लोग छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हम लोग मेजर करते हैं। ओके, देन दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मिक्सर। ये बेसिकली हम लोग कुकीज या फिर बिस्किट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, आप इसका साइज देख सकते हैं। ठीक है, एंड द अटैचमेंट इनसाइड अभी आपको दिखेगा पूरा जूम आउट होकर। ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसी मशीनरी हम लोग लार्ज स्केल में यूज करते हैं। अब जितने भी मिक्सर मैंने आपको अभी दिखाए थे वो सारे छोटे छोटे मिक्सर्स हैं। वो ज्यादातर 100 किलो 150 किलो तक का बैच मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है, ये जो मिक्सर आप देखते हैं ये 1 टन तक एक बार में मिक्स कर सकता है। ऐसी ऐसी कैपेसिटी वाले मिक्सर्स आते हैं। दिस कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मिक्सर। जो अब आप देख रहे हैं ये डो का वेट अभी तो सिर्फ सैंपल के लिए लगवाया था यहाँ पर, बट एक बार में ये 500 से 600 किलो निकालता है ये वाला पर्टिकुलर जो वेराइटी इनके पास है। बट इसका बड़ा डिजाइन एक बार में 1 टन भी निकाल सकता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट बैच साइज, नॉट की फ्लावर सिर्फ 1 टन हो। ओके, देन नाउ ये जो जा रहा है ये हॉपर में जा रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग दूसरे हॉपर में इसे ट्रांसफर करेंगे। इस हॉपर का पर्पस है कि ये जो बेसिकली डो को तोड़ देगा, छोटे छोटे पीसेस में कर देगा, क्योंकि डो चिपकने लग जाता है ना, तो डो को छोटे छोटे पीसेस में, सी यहाँ पर अभी ऐसे कट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, अभी ये वर्टिकली कट कर रहा है यहाँ पर। इसे हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं किबलर। अब जो जा रहा है ये एक हॉपर में जा रहा है जो कि दो बेसिकली शेप एंड डिजाइन देने वाली मशीन है। जो आप बिस्किट की शेप वगैरह देखते हो ना, ऊपर डिजाइन होता है, लिखा होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ शेप्स होती है, डॉट्स होती है ऑल, तो अब उस हॉपर में जाएगा। ऑलराइट, सी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो रोलर्स हैं यहाँ पर। एक रोलर इस साइड में आपको दिखेगा, इसे कहते हैं हम लोग प्रेशर रोलर। ठीक है, ये प्रेशर रोलर क्या करता है, ऊपर से डो खींच रहा है और आगे प्रेस कर रहा है दूसरे उसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो है ये कैविटीज बनी हुई है, इसके अंदर ये डो चला जाता है। ऑलराइट, और फिर हम लोग इसके बाद आगे दिखाता हूँ मैं कहाँ से निकलता है ये। यहाँ से ये निकल रहा है। अब ये निकल कैसे रहा है, बेसिकली इस ये जो कन्वेयर है इसके नीचे हम लोगों ने एक और रोलर लगा रखा है, जिसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वेयर एंड वो रोलर की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं हम लोग बिटवीन ये मोल्डिंग मशीन एंड ये कन्वेयर के बीच में। ठीक है, जिसके थ्रू ये सारा उसे खींच लेता है एंड सारे पीसेस आपके इक्वली आ जाते हैं। दिस मशीन इज कॉल्ड रोटरी मोल्डर। इसमें हम लोग जैसे नॉर्मली बिस्किट्स होते हैं ना, पार्ले जी, गुड डे,
ये सारी वेराइटीज ऑफ बिस्किट हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन अब ये आगे जो जाएगा ये अवन में जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द टनल अवन। जो आप ये देख रहे हैं बीच में नीचे इसमें है, ये मेश है, सॉरी, बेकिंग से निकलकर अभी कूलिंग में जाएगा, एंड कूलिंग के बाद ये फिर पैकेजिंग मशीन वगैरह पे जाएगा। ऑलराइट, so any questions you can let me know of. Okay, that would be all from my side. सी मशीनरी की कॉस्ट वगैरह जो हम लोग बता सकते हैं, सबकी अलग अलग मशीन कॉस्ट होती है, एंड आजकल बहुत चीप सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे प्लैनेटरी मिक्सर मैंने दिखाया 50-60 हज़ार में भी आ जाता है चाइनीज अगर खरीदे तो। अगर कोई आपको बेसिकली वो कोई बेसिक वो देखना है, अच्छी कंपनी का लेना है आपको, तो वो 3-4 लाख में भी आता है। फिर जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे वो उसका रेट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एवरी मशीनरी का जो भी प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसके क्वांटिटी, मतलब कितना वो डो एक बार में मिक्स कर सकता है। ऑलराइट, धन्यवाद सर इतनी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए, और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी प्रतिभागियों ने इसका भरपूर आनंद लिया होगा और उनकी अपनी काफ़ी जिज्ञासाएं जो उपकरण संबंधित, बेकरी उपकरण संबंधित हैं, वो पूर्ण हुई होंगी। मैं अभी सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि श्री शौर्य कपूर जी हमारे साथ बने हैं, अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए, पीएमएफएम से संबंधित जानकारी के लिए आप चैट बॉक्स में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं या हमको डायरेक्ट लिख सकते हैं, उनका सबका समाधान हम आपको भेजेंगे। सर ये एक सवाल है पूर्णिमा जी का, व्हाट विल बी द बेस्ट मिक्सचर ऑफ wheat flour if it as oats flour in formulation means preparation of oats wheat flour to get a proper crackers texture without breaking? और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, एक तो स्पाइरल मिक्सर्स वगैरह यूज कर सकते हैं इसके लिए, हॉरिजॉन्टल मिक्सर्स भी यूज कर सकते हैं मार्केट में। अब डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी का आपको लेना है, बट आई थिंक क्रैकर्स के लिए बना रहे हैं तो स्पाइरल मिक्सर विल बी द बेस्ट। ओके सर, क्योंकि क्रैकर्स में आई थिंक मॉइस्चर थोड़ा कम रहेगा, तो इस पर्पज से सर स्पाइरल तेजस, मिक्सर। हाँ सर एक और सवाल है तेजस जी का, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स? सर इस क्वेश्चन को एलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब मैं ये क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि क्या स्पेसिफिक चीज उन्हें जानना है, चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। क्या तेजस जी आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं ताकि सर उसको सही प्रकार से इसका आंसर दे सकें? मिस्टर तेजस, अन्य किसी प्रतिभागी का कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हाथ उठाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। शौर्य कपूर जी हमारे साथ बने हुए हैं। आई बिलीव कोई क्वेश्चन है नहीं। जी सर, तो कोई बात नहीं, आई थिंक वी कैन, आप इसे फिर आई थिंक प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन आया है, तेजस जी का है, हाउ टू डिफरेंशिएट लो ग्लूटीन एंड हाई ग्लूटीन फ्लोर सर? बेसिकली इसके थ्रू देयर आर डिफरेंट मशीनरीज जो हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो प्रोटीन कंटेंट चेक करने के लिए मशीनरी आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। देन फेरेनोग्राफ एंड एल्गियोग्राफ आप यूज कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा सेडिमेंटेशन एंड ग्लूटेन इंडेक्स, ये जो मैंने मशीनों के नाम लिए हैं
इसके थ्रू आप बता पाएंगे कि कौन सा फ्लावर कौन सी क्वालिटी का है, इसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना ग्लूटेन है बेसिकली। ओके। सर श्री अतुल विजय जी पूछते हैं, डज द ग्रीस और ऑयल वी आर यूजिंग? आई स्किप दैट क्वेश्चन, वो सही नहीं लग रहा मुझे। डज द ग्रीस और ऑयल्स यूज्ड फॉर द मोल्डर्स आर फूड ग्रेड? यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जितनी भी मशीनरीज आप ये देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, दे आर फूड ग्रेड। नॉट जितनी भी, मतलब पर्टिकुलरली वो बनाई जाती है वो ग्रीस जो कि आप अपनी मशीनरीज में लगा सकते हैं। ओके। एंड जो हम लोग मोल्ड्स वगैरह में स्प्रे करते हैं ऑयल या फिर पैन रिलीजिंग एजेंट्स, दे आर ऑफ कोर्स फूड ग्रेड। उसके बिना हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इवन जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो फूड ग्रेड होता है। Then there is one more question. Most companies use palm and palmolene oil in biscuit making and namkeens. Of course, it is not good for health. ठीक है ना? तो of course it is not good for health. But at the same time it is also very cheap. So लोग भी मजबूर हैं वो यूज करने के लिए। ठीक है ना? उसमें लोग भी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ एक मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, दे टारगेटिंग द मास मार्केट एंड उन्हें सारे पैरामीटर्स लेकर साथ में चल रहे हैं। Sir, is Nutrilite butter that is generally used in baking safe or not? Nutrilite is not a butter. अगर आप Nutrilite का पैकेजिंग देखेंगे तो they never say कि uh, it is a butter. It is a margarine. Okay, it is made out of oil. Okay, it is a hydrogenated fat only. सर प्लीज, हाँ आप ही लीजिए सर। धनेश्वर दीक्षित जी का सवाल है। Soy okra particularly reduce the refined wheat flour for making bakery products in cooperation with soya okra. Okara basically. It's a very good question. आधे लोगों को I don't think कि ओकारा पता भी होगा। ओके, तो जब हम लोग सोय मिल्क बनाते हैं उससे जो वेस्टेज आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ओकारा। ठीक है। ओकारा हम लोग यूज कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट टू मैन्युफैक्चर टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लावर, वो आई थिंक थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स ओकारा के थ्रू आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो चीज हो सकती है। सर अमोल थम्बरे जी का एक हाँ जी सवाल जी, है। मैं देख रहा हूँ सर, डोंट हाँ वरी। प्लीज। सी एसिटिक एसिड ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसकी जगह पर आप डाइल्यूटेड वर्जन यूज कर सकते हैं, दैट इज विनेगर। अगर आपको विनेगर भी यूज ना करना हो तो इसकी जगह पर आप रेजन जूस या फिर लेमन जूस या फिर सिट्रिक एसिड, these things can be used in that. Okay. एनीवन एल्स? क्या किसी और प्रतिभागी का कोई सवाल है? आप सबसे पूछ सकते हैं। All right, I believe no more questions are coming. जी सर। ठीक है। तो अभी के लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगे कभी कोई जानकारियों के लिए मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई किसी का कोई सवाल होगा तो हम आपके सामने साथ प्रेषित करेंगे ताकि हम उनका जवाब जान सकें। और मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि अब हम इस श्रृंखला, सर ने अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई जिज्ञासा है तो सर से आप पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं अपनी किसी भी सवाल और अपनी जिज्ञासा के लिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शौर्य कपूर जी, इतनी जानकारियों के साथ और हमसे जुड़ने के लिए। और आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी तरह से हम कुछ नए विषय पर नया वेबिनार लेकर जल्द आएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ अब इस वेबिनार श्रृंखला का मैं समापन करता हूं। आप सबके सहयोग से आज ये वेबिनार निर्विघ्न संपन्न हुआ है। इसके लिए आप सभी उपस्थित लोग धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों, वक्तागण, पीएमएफएमई समन्वयकों, गणमान्य अतिथियों
और समस्त पीएमएफएमई टीम, विशेषकर गरिमा कपूर जिन्होंने इस वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया, का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। साथ ही मैं डायरेक्टर सर श्री हरिंद्र सिंह ओबराय निफ्टम और हमारे समन्वयक श्री आशुतोष उपाध्याय सर और टीम लीड श्री डॉक्टर मुरलीधर मेघवाल और तकनीकी सहायता के लिए मीनाक्षी चौधरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपको पीएमएफएमई और इस वेबिनार से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर जो हमने चैट बॉक्स में डाले हैं पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमें मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र ही एक नए विषय पर आपसे जुड़ने की आशा के साथ हम विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।